अरे कोई बात नहीं, उस चीज़ का दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो नहीं आया, बट जिनको एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं, तो इसलिए देना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग। अरे उस चीज़ का परवाह नहीं है सनी भाई कि कोई आया या नहीं आया, जिनको पढ़ना है वो आएंगे ही। और पहले मुझे ये बताइए कि स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? ओके 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 ओके। सो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पहले जेनेटिक्स के बारे में, मींस कैंसर के बारे में, जो कि आपके पोर्शंस में दे रखा है जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले में, वहाँ पे आपको पढ़ना है ये। सो देखेंगे कि कैंसर्स का क्या आपकी फिनोमिना होती है आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में, उसमें उसका क्या जेनेटिक्स में क्या उसका इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन से जीन हैं, कौन कौन से पार्ट हैं जो कि पार्टिसिपेट इन्वॉल्व होते हैं। और जेनेटिक्स को खत्म करने के बाद फिर हम लोग स्विच करेंगे किस पे, हार्मोन्स वाले पे, जहाँ पे आपको हार्मोन्स के एक्शन मैकेनिज्म से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग, वन बाय वन डील करेंगे। ओके, सो कैंसर्स की बात, हाँ जी। माइक्रोस्कोपी में अभी आपका बचा हुआ है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पढ़ना है, सीडी पढ़ना है, ओआरडी पढ़ना है, ये दोनों आपको दे रखा है। और इसके बाद जो लाइट माइक्रोस्कोप में आपके ये सब हैं, कॉन्फोकल वाला बचा हुआ है, ये दो तीन टेक्निक अभी बची हुई है। ठीक है। वैसे 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 तो आपके सिलेबस में सिर्फ एलएम लिख रखा है, मीन्स लाइट माइक्रोस्कोप लिख रखा है, और सेम और टेम दे रखा है, राइट। लेकिन पता नहीं है कि वो एलएम में और क्या क्या चीज़ इंक्लूड करके सवाल आपसे पूछ सकता है, कोई टॉपिक मेंशन नहीं किया वहाँ पे, तो मैंने आपको उतना सारा डिटेल जितना था एलएम का वो सारा सारा मैंने पढ़ा दिया। तो सेम और टेम तो दे रखा था, तो वो तो क्लियर हो गया आपका। लाइट माइक्रोस्कोप का पूरा बेसिक प्रिंसिपल भी आपको बता दिया, उसके दो तीन टाइप भी बता दिए थे। और भी टाइप्स हैं उसमें, जैसे एक फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी बची हुई है, और ओआरडी बचा हुआ है, सीडी बचा हुआ है, ये सब कुछ बचे हुए हैं, ठीक है। ओके। सो कैंसर्स को लेकर के काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होपफुली पहले से होगा कि कैंसर्स के बारे में आप लोग क्या समझते हैं, क्या चीज़ होता है। नॉर्मल कंडीशंस में जो हमारा सेल्स है, उसका जो डिवीजन हो रहा है, जो उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो पूरे की तरीके से कंट्रोल मैनर में होता है, कंट्रोल फॉर्म में होता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए कई सारे रेगुलेटरीज मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। किसी भी कारण से अगर आपके बॉडी का जो रेगुलेशन सिस्टम है, जो कि सेल्स को डिवाइड करने के लिए रेगुलेटरी सिस्टम का काम करता है, अगर वो रेगुलेशंस किसी भी तरीके से क्या हो जाए, अगर चेंज हो जाए, और उस पे जो कंट्रोल हो रहा था वो कंट्रोल अगर आपका खत्म हो जाए, तो ऐसे कंडीशंस में सेल्स क्या होते हैं, आपके पूरी तरीके से अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। और बायोलॉजी की भाषा में उसी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को आप क्या करते हैं, कैंसर का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करेंगे यही कि कैंसर किस तरीके से हो सकता है और क्या क्या उसके पीछे लॉजिक होता है। तो नॉर्मल जो कंडीशंस है आपने यहाँ पे देख रखा है, आपको पता है कि जो भी हमारा सेल्स का डिवीजन हो रहा होता है, ये एक सेल साइकिल चलती है। और इस सेल साइकिल में अलग अलग क्या होते हैं, आपके फेजेस होते हैं, और उस फेजेस में अलग अलग क्या होते हैं, इवेंट होते हैं, राइट। और उस इवेंट के थ्रू ही ये सेल्स पूरा प्रॉपर्ली तरीके से क्या करता है, आपका ग्रोथ करता है। तो ये सेल का आपका फेजेस है वो कौन कौन से हैं, दैट इज G1 है, एस है, G2 है, और एम है, राइट। तो इतने आपके क्या है, सेल्स के फेजेस होते हैं। और इन फेजेस को होते हुआ सेल्स आपका क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर एक सेल्स की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये डिफरेंट इस तरीके से पाथवे से क्या करेगा, चलता हुआ जाएगा। और होते होते पूरा आपका ये जब सर्कल कंप्लीट कर लेगा, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, दो बन जाते हैं। तो इस तरीके से एक सेल्स से दो सेल्स बनने की जो पूरी प्रोसेस होती है, उसको आप सेल साइकिल के नाम से बताते हैं। और इस सेल साइकिल में अलग अलग पार्ट में, अलग अलग फेज में क्या होते हैं, इवेंट होते हैं। तो इवेंट जो होता है उन्हीं के बारे में आपको पढ़ाया जाता है सेल साइकिल में। तो हमारा यहाँ पे चूंकि काम है कि देखना है कि किस तरीके से आपका कैंसर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नॉर्मल जो कोई अगर आपकी सेल्स होती है, वो नॉर्मल सेल्स आपका इस तरीके से क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है सेल साइकिल्स में, जहाँ पे हर पॉइंट पे आपके क्या लगे होते हैं, चेक पॉइंट लगे हुए होते हैं, मतलब कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपके आते हैं इन सारे फेजेस के बाद में, तो इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का काम होता है प्रॉपर तरीके से चेकआउट करना कि जो काम आपका जीवन फेज में हो रहा था वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर जो सेल्स डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रही है, और उस जीवन के फेज का जितना भी काम होना होता है, जैसे जीवन फेज में क्या होता है, सारा का सारा वो प्रोसेस होगा जो कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होता है। उन सारे प्रोटीन्स का, उन सारे आरएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो जाती है, जिसकी वजह से आपका डीएनए का सिंथेसिस क्या है, होना स्टार्ट होगा। तो जीवन फेज में जितना भी काम आपका होने वाला, अगर प्रॉपर तरीके से हो चुका होगा, तो सेल्स इस फेज के बाद ये जो ट्रांजिशन फेज आता है आपका, मींस जीवन से एस फेज आता है, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, चेक पॉइंट होते हैं। और इस चेक पॉइंट पे कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि आपके किसी एक फर्दर डीएनए के पार्ट से क्या किए जाते हैं, कोड किए जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे
जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज साइक्लिन बोलते हैं और सीडीके बोलते हैं। ये आपके दो प्रोटीन हैं जो कि इस पे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अलग अलग चेक पॉइंट पे अलग अलग सीडीके और अलग अलग साइक्लिन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं कभी कभी आपके ये एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में भी काम कर सकते हैं, और या तो ये प्रोटीन जो होते हैं रेगुलेशन का भी काम करते हैं, मीन्स सेल्स को कौन सा पार्ट आपका जाना है या कौन सा सेल्स आपका आगे वाले फेज में जाएगा या नहीं जाएगा, यही इनका काम होता है। तो सपोज ऐसे ही आपके सारे फेजेस के ट्रांजिशन फेज पे क्या है, चेक पॉइंट लगे हुए होते हैं। तो अगर ये जो नॉर्मल आपका साइकिल चलती है वो उनका बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्या होता है, रेगुलेशंस होते हैं। मीन्स यहाँ पे पूरा चेकिंग होती है कि हाँ ये जो फेज, जो काम आपका जीवन फेज में होने वाला था, क्या वो सेल्स पूरी तरीके से उस वर्क को कंप्लीट कर चुकी है या नहीं कर चुकी है। अगर कोई सेल्स का जो मतलब जो एक्टिविटी है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा, फिर तो फर्दर क्या करेगा, जीवन से फेज में क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये मूव करने का परमिशन कौन देता है, यहाँ पे पाए जाने वाले प्रोटीन्स। किसी कारण से, किसी वजह से कोई म्यूटेशंस हो जाए, किसी रेडिएशन से, किसी वायरसेस से या किसी केमिकल से, तो जिस वजह से ये जो प्रोटीन्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट हैं आपके फंक्शनल फॉर्म में, इनका जो फंक्शंस है वो क्या हो जाए, अल्टर हो जाए, मीन्स चेंज हो जाए, जिसकी वजह से ये जो कंट्रोल करने का काम यहाँ पे कर रहे थे वो कंट्रोल अब आपका यहाँ पे ना हो पाए। तो जो सेल्स को यहाँ पे रोका जा रहा था, मीन्स उनकी प्रॉपर्टी को देख करके कि हाँ अभी आपके पास एलिजिबिलिटी है आगे जाने की या नहीं है, तो ये चीज़ का काम खत्म हो जाता है। तो जो सेल्स आपकी डिवाइड नहीं भी करने वाली थी वो भी कंटिन्यूसली क्या करती हैं, डिवीजन में पार्टिसिपेट करती रहती हैं। तो इसी तरीके को आप क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। मतलब अब सेल्स के डिवीजन पे, उनके ग्रोथ पे कोई भी कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, ज़रूरत नहीं भी है, तब भी सेल्स क्या करती रहती हैं, ग्रोथ करती रहती है। तो उसी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से आपका मास क्या होता है, वहाँ पे जनरेट हो जाता है। और बाकी जो साइड साइड की जो सेल्स होती हैं, चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल मैनर में ग्रोथ होता है, दैट इज़ वाई इन सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जितने भी नियर बाई सेल्स होते हैं उन सेल्स का भी एनर्जी क्या करते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। तो इसी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को, और जो कि रेगुलेटेड फॉर्म में नहीं होता है, उसको हम बायोलॉजिकल भाषा में कैंसर के नाम से जानते हैं। तो राइट, सो कैंसर को हम लोग डिफाइन टेक्निकली क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा कंडीशन बायोलॉजिकल सिस्टम में जहाँ पे उस इंडिविजुअल की बॉडी में जो सेल के डिवाइड होने का, सेल के ग्रोथ करने का जो एक मैकेनिज्म था कंट्रोल करने वाला, अब वो मैकेनिज्म पूरी तरीके से लॉस हो चुका है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में सेल्स अनकंट्रोल तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रोलिफरेट कर रहे हैं, मीन्स डिवाइड कर रहे हैं। तो उसी डिवीजन को हम लोग कैंसर के नाम से जानते हैं। सो कैंसर इज अ जेनेटिकल डिजीज, और जेनेटिकल डिजीज होती है इन विच सम ऑफ द बॉडी सेल्स ग्रो अनकंट्रोल एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मीन्स यहाँ पे होता यही है कि कुछ जो सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल तरीके से क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। नियर बाई सेल्स को पूरा उनके जो फूड्स होते हैं उनको इंगल्फ कर लेता है, उनको सेल्स को खराब कर देता है, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भी क्या करते हैं, ये मूव कर जाते हैं। राइट, कैंसरस सेल्स जब बनती हैं, मीन्स यहाँ पे जब ग्रोथ होता है, तो ये ग्रोथ दो तरीके का आपका हो, मतलब बनता है, जिससे ट्यूमर आप बोलते हैं। और ये ट्यूमर दो तरीके के हो सकते हैं, क्या होंगे इनको हम लोग भी आगे के बारे में देखेंगे। सो कैंसर को डिफाइन करने का सिंपल तरीका यही होता है कि जो भी आपके नॉर्मल जो ग्रोथ हो रही है वो अब ग्रोथ आपकी अब एब नॉर्मल हो जाए, मीन्स अनकंट्रोल तरीके से हो जाए, उसी टाइप के कंडीशंस को आप क्या बोलते हैं, कैंसर के नाम से जानते हैं। So cancer is a genetic disease, that is, it is caused by a change to gene that control the way of a cell's function, especially how they grow and divide. So जेनेटिकल डिसऑर्डर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि चूंकि इनका जो लिंक है वो किससे है, जीन से है। मीन्स ऐसे जीन्स, ऐसे डीएनए के पार्ट जो कि उस वाले प्रोटीन्स को बनाते हैं या ऐसे फंक्शनल प्रोटीन्स को कोड करते हैं जो कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर इन जीन के सीक्वेंसेस में कोई अगर अल्ट्रेशन अगर आ जाता है किसी भी वजह से, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल एजेंट की वजह से, अगर इनमें कोई म्यूटेशंस हो जाए, कोई डिलीशंस हो जाए, कोई चेंजेज हो जाए, तो इनके द्वारा जो कोड किए जाने वाले प्रोटीन्स हैं जो कि यहाँ पे आपके सेल डिवीजन में और उनके ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब वो प्रोटीन आपके नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका ये जो डिवीजन हो रहा होगा वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। दैट इज़ वाई आप कैंसर को जेनेटिकल डिजीज के नाम से जानते हो, क्योंकि यहाँ पे सारा सब कुछ किससे है, जीन से रिलेटेड होता है। ओके, सो प्रॉपर्टीज क्या होती है कैंसरस सेल्स की एक नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में। तो पहला था आपने यहीं पे देख लिया कि नॉर्मल जो सेल्स होती है उसमें सब कुछ एक प्रोग्राम किया होता है, मीन्स एक ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। अगर उसको डिवाइड करना है तो भी एक ऑर्गेनाइज और एक कंट्रोल मैनर में होगा। अगर उस सेल्स की जरूरत अब बॉडी में नहीं रह गई है, उसे अगर डेथ करना है, मीन्स अगर उसे खत्म करना है, तो उसके लिए भी प्रोग्राम तरीके से क्या किया था, उसको मारा जाता है। इसको आप प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपके नॉर्मल सेल्स में पाई जाती है, जबकि जो कैंसर सेल्स होते हैं उन सेल्स में ये प्रॉपर्टी क्या होती है, आपकी
लॉस हो जाती है। मीन्स अब ना तो वो पूरी तरीके से कंट्रोल फॉर्म में डिवाइड करेंगे और ना ही उन सेल्स को मारने के लिए कोई आपका एक डेफिनेट मैकेनिज्म चलेगा रेगुलेटरी फॉर्म में, जिसे आप एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लॉस हो जाती है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आप लोगों को जब मैंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पढ़ाया था इम्यूनोलॉजी में, तो वहाँ पे भी कैंसर सेल्स का जिक्र हुआ था। आपने देखा था कि वहाँ पे माइलोमा सेल्स लेकर के हम लोगों ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बनाया हुआ था, तो वहाँ पे भी जिक्र हुआ था इस कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी का। तो पहला आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है प्रॉपर्टी में लॉस ऑफ ग्रोथ कंट्रोल, मीन्स कैंसर्स ऑल द कैंसर सेल्स हैव देयर लॉसेस देयर कंट्रोल रेगुलेटरी प्रॉपर्टी ऑफ द सेल डिवीजन। जितने भी कैंसर सेल्स होती हैं उनका जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है सेल को डिवाइड करने वाला, वो पूरा का पूरा क्या होता है, लॉस हो चुका होता है। तो उन पे कोई भी आपका ग्रोथ का कंट्रोल नहीं चलेगा, अननेसेसरी अनकंट्रोल तरीके से ग्रोथ वो करते रहते हैं। दूसरा, कैंसर सेल्स कैन ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ अ ग्रोथ फैक्टर। नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप अपने बॉडी के सेल्स को किसी को निकाल करके अगर आप किसी कल्चर मीडिया में इन विट्रो कंडीशंस में अगर आप इसको ग्रो कराना चाहते हैं, तो इसको ग्रोथ करने के लिए आपको एक रेगुलेटरी सबस्ट्रेट देना पड़ता है, मीन्स ऐसा कंपोनेंट देना पड़ता है जो कि उसको एज अ ग्रोथ का काम करे, राइट। तो ग्रोथ फैक्टर वहाँ पे डालने पड़ते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा क्या होता है, आपका एल्बुमिन होता है जो कि प्रोटीन होती है, वो एक तरीके का ग्रोथ फैक्टर का काम करता है। अगर प्लांट सेल्स को कराना होता है तो आप फाइटो हार्मोन देते हैं, साइटोकाइनिन या जिबरेलिन इस तरीके से देते हैं। सो लिविंग सेल्स को अगर आप लिविंग बॉडी से निकाल करके अगर आप उसे इन विट्रो कंडीशंस में क्या करते हैं, ग्रो कराना चाहते हैं, तो उसको ग्रो कराने के लिए वहाँ पे उस मीडिया में न्यूट्रिएंट के साथ साथ में ग्रोथ फैक्टर को भी क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है फॉर देयर बेटर प्रोलिफरेशन एंड लॉन्ग सर्वाइवल। उनके अच्छे तरीके से डिवाइड करने के लिए एज वेल एज लॉन्ग सर्वाइवल के लिए वहाँ पे आपको ग्रोथ फैक्टर क्या करना पड़ता है, इनपुट करना पड़ता है। जबकि कैंसर सेल जो होती हैं उनको किसी ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, मीन्स वो विदाउट ग्रोथ फैक्टर के ही आसानी से क्या कर सकती हैं, कॉन्टीन्यूअस इमोर्टल प्रॉपर्टी शो करती हैं, ग्रोथ कर सकती हैं। चूँकि उनका जो डिवीजन हो रहा है वो उनको कोई रेगुलेटरी फॉर्म में नहीं होता, दैट इज़ वाई उनको किसी ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो इनके पास क्या होता है कि वो ग्रोथ के विदाउट भी, मीन्स ग्रोथ के फैक्टर के एब्सेंस में भी ग्रोथ कर सकते हैं। और इसके बाद इनका इमोर्टल नेचर हो जाता है, मीन्स ये सेल्स कभी डेड नहीं करती हैं, कंटिन्यूअसली क्या करती हैं, डिवाइड करती रहती हैं, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाती रहती हैं। डेड सेल्स कैसे होती हैं, उसके लिए हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म चलता है, उसको आप प्रोग्राम सेल डेथ के नाम से जानते हैं। जिन सेल्स में जो पोटेंसी होती है अगर धीरे धीरे लॉस हो जाती है, तो उसको हमारी बॉडी में चलने वाले जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है, जिसे आप एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं, ये उस सेल्स को टारगेट करता है, उसको क्या करेगा, डेथ करने का, मीन्स मारने का काम करता है। तो चूंकि कैंसर सेल्स में एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती नहीं है, मीन्स वहाँ पे लॉस हो जाती है, दैट इज़ वाई सेल्स बॉडी के इन साइड में कोई किल करने वाला मैकेनिज्म चल नहीं पाता। तो वो जो कैंसर सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली क्या करती हैं, अपनी संख्या को बनाए रखती हैं, दैट इज़ वाई उसको हम इमोर्टल इन नेचर के नाम से जानते हैं। जेनेटिकली अनस्टेबल होते हैं और जनरली नॉर्मल कंडीशंस में जो आपके क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं उसको आप यू प्लॉइडी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यू प्लॉइडी का मतलब होता है ट्रू, प्लॉइडी का मतलब होता है क्रोमोसोम, यू का मतलब होता है ट्रू। तो अगर जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का जो सेट है वो हमेशा आपका कैसा हो, 2n के फॉर्म में होता है, तो आप उसको यूप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। एनोप्लॉइडी का मतलब होता है यहाँ पे एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। ये एबनॉर्मलिटीज़ आपके दो तरीके से हो सकती है, स्ट्रक्चरल भी हो सकती है और फंक्शनल भी हो सकती है, राइट। तो अगर आपका स्ट्रक्चरल होगा तो उनके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, और अगर आपका फंक्शन नहीं, नंबर में अगर होगा तो उनके नंबर में चेंजेज आएगा। तो हो सकता है जो आपका ये 2n है वो 2n के बजाय आपका क्या हो जाए, 2n-1 हो जाए, या 2n आपका +1 हो जाए, या आपका इस तरीके से 2n+1+1 हो जाए। तो ये एनएप्लॉइडी क्या दिखाता है, एबनॉर्मलिटी दिखाता है, जहाँ पे नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं नॉर्मल कंडीशंस में जो आपके 2n पाए जाते हैं उसके कंपेरिजन में यहाँ पे क्या होगी, एबनॉर्मलिटी होगी। या तो पूरी तरीके से ये जो आपका एक सेट होता है क्रोमोसोम्स का, जैसा कि आप जानते हैं क्रोमोसोम्स हमेशा आपके होमोलॉगस पेयर की फॉर्म में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इस एनोप्लॉइडी के कंडीशंस में क्या होगा कि या तो ये पूरी तरीके से कंप्लीटली एक सेट ही मिसिंग हो जाएगा, और या तो एक सेट का जो एक क्रोमोसोम्स होगा वो भी क्या हो सकता है, आपका मिसिंग हो सकता है, या तो मिस हो सकता है या तो आपके ऐड हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने जेनेटिक्स वाले वीडियोस देखे हुए हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ वाला, तो वहाँ से आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। नहीं देखें तो उसको जा करके देख लीजिएगा। तो ये एनोप्लॉइडी दिखाता है आपकी एबनॉर्मलिटी को। तो जो जितने भी आपके कैंसरस सेल्स होते हैं उनमें आपका जो जो उनके जीन्स होते हैं या जो उनके डीएनए होते हैं उन सेल्स के, वो सब क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। वहाँ पे नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होगा या डीएनए के जो फ्रेगमेंट पार्ट होते हैं उनकी संख्या नॉर्मल कंडीशन से क्या होती है, डिफर होती है। इसके साथ साथ आपको यहाँ दिखाया जा रहा है एब्सेंस ऑफ एपोप्टोसिस मींस प्रोग्राम सेल डेथ। नॉर्मल कंडीशंस वाली जो सेल्स होती हैं उनको मारने के लिए आपके बॉडी में एक प्रोग्राम चलता है जिसको आप एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं, और उसके थ्रू वेरियस कैस्केड मैकेनिज्म होता है। ये सेल बायोलॉजी का बहुत अच्छा ये टॉपिक है पढ़ने
पढ़ने के लिए बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इन प्रोटीन के एक कैस्केड मैकेनिज्म के थ्रू चल करके एक सेल्स को टारगेट किया जाता है, तब जाकर के उसको क्या करते हैं, किल करते हैं। तो ये वाली जो मैकेनिज्म होती है वो कैंसर सेल्स में एब्सेंस हो जाती है, राइट, जिसकी वजह से उनका कोई किलिंग नहीं हो पाता है। चूंकि इनके बॉडी में जो आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो पूरी तरीके से ब्लड हो जाते हैं, मीन्स रैप्चर्ड तरीके से हो जाते हैं, तो इनका जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है वो प्राइमरीली किस पे आ जाती है, ग्लाइकोलिसिस पे आ जाते हैं। तो आपको पढ़ा चुका हूँ बायोकेमिस्ट्री के क्लास में कि अगर कोई सेल्स जो कि आपका दो सेल्स है, यहाँ पे सपोज कीजिए एक सेल्स ए है और एक सेल्स बी है, जो लोग क्लास लिए हैं वो लोग अभी आंसर नहीं करेंगे, जो लोग अभी अब जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, उनसे जरा ये सवाल है मेरा कि मान लीजिए आपके पास एक ए सेल्स है और एक बी सेल्स है, राइट, और ये वाली जो सेल्स है सपोज कीजिए कि आपका कैसा है कि मान लीजिए किसके पास ये सपोज कीजिए प्रोकैरियोटिक सेल्स है, राइट, और आपकी ये क्या है, आपकी यूकैरियोटिक सेल्स है। तो अगर इसको एटीपी जनरेट करनी है, फॉर एग्जांपल कि इसको 30 एटीपी जनरेट करना है, ओके, तो इस 30 एटीपी को जनरेट करने के लिए कौन सी सेल्स ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा खर्च करेगी? ये सवाल उन सभी लोगों से है जो लोग बायोकेमिस्ट्री क्लास में भी अटेंड नहीं किए हुए हैं, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, वो लोग बताने की कोशिश करें कि एक सेल्स आपके पास प्रोकैरियोटिक है, दूसरी सेल्स आपके पास यूकैरियोटिक है, और दोनों को ही 30 नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या करना है, जनरेट करना है। तो कौन सा सेल्स ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करेगा और उसके पीछे का रीजन क्या होगा, ये क्या है, क्यों होगा ऐसा? स्लाइड सब लोगों को दिख रही- नहीं नहीं, मैंने सिर्फ, हाँ हाँ, 30 एटीपी से आप जो भी आंसर देंगे उसके पीछे आपके पास लॉजिक भी होना चाहिए, बिकॉज उसकी जस्टिफिकेशन आप ही को देने होंगे कि आपके पास सबको प्रॉब्लम सॉल्व में आ गया, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। हेलो। ओके, मैं एक बार प्रॉब्लम को फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये दो आपके सेल्स हैं, ए और बी। जो ए है आपका वो प्रोकैरियोटिक सेल्स है और बी आपका जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स है, राइट। इन दोनों सेल्स को अ, अगर आपको प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक में समझने में दिक्कत है, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम को और आसान कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली वही पॉइंट आप बताएं जिस जो मैं जानना चाह रहा हूँ। इसको लेट मी इरेज। तो मान लीजिए कि सपोज आपके पास एक सेल्स है जो कि, ओके, एक सेल्स ये है और एक सेल्स आपका ये है। ये मान लीजिए आपका एक एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाला है और एक क्या है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला है। अब आपको बताना होगा कि अगर इन दोनों को 30 एटीपी की रिक्वायरमेंट है, मीन्स 30 एटीपी ये दोनों चाहते हैं बनाना, प्रोड्यूस करना, तो इन दोनों में से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कौन ज़्यादा खर्च करेगा, ये या फिर आपका ये? अच्छा, ओके। तो एनारोबिक जो रेस्पिरेशंस होंगे उनमें एटीपी का प्रोडक्शन कराने के लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज़्यादा चाहिए होगा, राइट? ऐसा क्यों? मतलब क्यों तो आगे आगे के लिए क्या प्रॉब्लम है, आगे क्यों नहीं हो सकता है? उसको तो एनर्जी चाहिए, तो फिर आगे चल करके अगर 30 एटीपी बन सकती है तो फिर वो सिर्फ 2 एटीपी बना करके ग्लाइकोलाइसिस पे प्रोसेस पे क्यों डिपेंड है, आगे क्यों नहीं जा रहा? तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स में कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता? नहीं नहीं, एनारोबिक की बात नहीं कर रहा, प्रोकैरियोटिक की बात। अगर एनारोबिक तो टर्म एक स्पेशल हो गया। अच्छा, ओके, ठीक है, समझ गया। आपका आंसर ये है कि सर एनारोबिक कंडीशंस में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशंस होंगे और जबकि यहाँ पे आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज़्यादा लगेगा। एरोबिक रेस्पिरेशंस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज वाई वहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कम लगेंगे, एटीपी आपकी जल्दी बन जाएगी, राइट। ओके, सो ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो आपके कैंसर सेल्स होती हैं उनका बाकी ये जो एरोबिक रेस्पिरेशंस में मीन्स जहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशंस होता है, उस कंप्लीट ऑक्सीडेशंस को करने के लिए जो ऑर्गेनल्स की जरूरत है वो किसकी है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया की, राइट। ये वो ऑर्गेनल्स है जिसकी वजह से आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और अगर आप एरोबिक की बात करेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन चाहे आपका वो प्रोकैरियोटिक में हो, चाहे वो आपका यूकैरियोटिक में हो, मीन्स बैक्टीरिया में हो या प्लांट या एनिमल सेल्स में हो, दोनों में ही आपके सेम काइंड की एनर्जी बनेगी अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो बैक्टीरिया मीन्स प्रोकैरियोटिक भी आपके एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स भी आपके एनारोबिक रिएक्शंस करते हैं, राइट। तो जिस
और सेल्स में अगर आपके पास ये वाला ऑर्गेनेल्स हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आप प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या होता है? हाँ जी, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया का रिजेम्बलेंस फंक्शन परफॉर्म करने वाला ऑर्गन्स या पार्ट क्या है जिसकी वजह से? ओके, जिसने भी आंसर बताया ये सही है आपका। आपका इसकी वजह से इनके पास क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन ये कर पाते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस पे चूंकि ये कैंसर सेल्स पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं, दैट इज वाई इनको ग्लूकोज की जरूरत क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों ये ग्लाइकोलिसिस पे डिपेंड हो जाते हैं, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आपका कैंसर सेल्स होती है तो वहाँ पे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब के सब ब्लब हो जाते हैं, मीन्स एक तरीके से स्वेलिंग कर जाती है, डिग्रेनुलेशन हो जाता है, सब डिग्रेड हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ आपका वो सेल सर्वाइव कर रहा होता है। तो वहाँ पे चूंकि ग्लाइकोलिसिस को चलने के लिए किसी भी सेल ऑर्गन्स की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट इज वाई कैंसरस सेल्स का पूरा जो एनर्जी जनरेट करने वाली जो पाथवे होती है वो क्या हो जाएगा, आपका ग्लाइकोलिसिस हो जाता है। तो सिंस ग्लाइकोलिसिस पे ये डिपेंड है, दैट इज वाई इसको ग्लूकोज की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये करता क्या है कि जितने भी इसके नियर बाई के सेल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका ये एक कैंसर सेल्स है, इसके नियर बाई के सारे सेल्स हैं, राइट, तो इन सेल्स को जितनी ग्लूकोज की जरूरत पड़ रही होती है उसका ग्लूकोज भी क्या करता है, ये लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सेल्स साइड साइड वाली खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये होती है कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी। जैसे ही यहाँ इसके नियर बाई के सेल्स को पूरा ये रप्चर करेगा, यहाँ से स्विच करके दूसरी जगह मूव कर जाएगा, वहाँ के सेल्स को क्या करेगा, पूरा रप्चर करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को आप मेटास्टैटिस के नाम से जानते हैं कि जो आपके ट्यूमर सेल्स होते हैं या जो कैंसर सेल्स होते हैं, उनके पास एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे स्विच करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है, और उस एबिलिटी को आप मेटास्टैटिस के नाम से जानते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे। ओके, सो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कैंसर सेल्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये पूरी तरीके से डिपेंड किस पे होता है, आपका ग्लाइकोलिसिस पे हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, डैमेज हो चुके होते हैं, उनका फंक्शन जो होता है वो खराब हो चुका होता है। तो चूंकि ग्लाइकोलिसिस पे ये डिपेंड है, तो ग्लाइकोलिसिस के से अगर आपका सिर्फ एटीपी अगर जनरेट होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ज़्यादा चाहिए होंगे, और वहाँ पे एटीपी सेम काइंड के एटीपी जनरेट करने के लिए। इसको लेकर के सर आई एम अनेबल टू कनेक्ट फॉर क्लासेस, आई इवन डिड नॉट ओपन द टेस्ट लिंक टू। ओके, लेट मी चेक। सब लोग तो जुड़े हैं यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, पहले इनका प्रॉब्लम देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, अभी तो इन्होंने ऐड कर लिया क्लासेस। ओके, स्क्रीन दिख रही है अभी? ओके ओके, सो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, जैसा कि आपको मैंने बता चुका हूँ पहले भी, और जो लोग अभी जुड़े हैं उनको भी जानकारी मिल जाए कि अगर आपका एक एक आपका जो कि सिर्फ ग्लाइकोलिसिस पे डिपेंड है, और एक जिसमें आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहे हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के, अगर उन दोनों को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर जरूरत है, सपोज यहाँ पे अगर 30 एटीपी की जरूरत है, तो एक आपका जिसके पास सिर्फ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस चल रही है, और एक आपका जिसके पास दोनों प्रोसेस चलता है, मीन्स ग्लाइकोलिसिस के बाद होने वाले टीसीए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्रेब्स साइकिल्स, अगर वो वाले प्रोसेस चल रही हैं, तो यहाँ पे आपका सेम अमाउंट को जनरेट करने के लिए नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं। मतलब जैसे आपको पता है कि एक बैक्टीरिया जो कि आपका ग्लाइकोलिसिस पे डिपेंड अगर है, सिर्फ आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, तो उसको 30 एटीपी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए 15 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को उसको जरूरत पड़ेगा यूटिलाइज करने के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ 2 एटीपी बनता है, तो आपका 30 एटीपी बनाने के लिए उसको 15 साइकिल चलाना पड़ेगा। जबकि अगर कोई सेल्स जो कि आपका कंप्लीट रेस्पिरेशन करता है, तो वहाँ पे आपके एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से फॉर एग्जांपल अगर सपोज वैसे 32 बनते हैं, मैं 30 का एग्जांपल यहाँ पे लेके चल रहा था, तो 32 कर देते हैं, तो इसको करना चाहिए होगा 16 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल चाहिए होगा। और जबकि आपकी जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रही होगी उसको सिर्फ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चाहिए होगा उसको 32 एटीपी बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एटीपी है उस सेम अमाउंट ऑफ एटीपी को जनरेट करने के लिए जो रेशियो है वो कितना है, दैट इज द 1:16 का है। मतलब अगर कोई एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा होगा तो एक ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से वो 32 एटीपी बना सकता है, जबकि कोई अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा होगा तो उसको 16 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चाहिए होगा, तब जाकर के वो 32 एटीपी क्या करेगा, बना पाएगा। इसी डिफरेंस को एक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको आप बोलते हैं दैट इज द पास्चर इफेक्ट, राइट। तो पास्चर ने यही देखा था कि जो सेल्स एनारोबिक होती हैं
उनमें सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मीन सेम अमाउंट ऑफ एटीपी को जनरेट कराने के लिए, और जो सेल्स आपकी एरोबिक होती हैं उन दोनों में नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के कंजप्शन का क्या है डिफरेंस आया। उन्होंने बताया इस बात को, और तब जाकर के उन्होंने अपने ये नाम दिया, दैट इज द पास्चर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है कि 32 एटीपी अगर आप किसी एनारोबिक सेल्स में प्रोड्यूस कराना चाहते हैं, मीन्स अगर उसको करना है, और 32 ही एटीपी अगर कोई एरोबिक रेस्पिरेशन करके करना चाहता है, तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों सेल्स को ग्लूकोज का जो अमाउंट लगेगा वो ऐसे लगेगा कि मीन्स जो आपका कंप्लीट वाला होगा, एरोबिक वाला होगा, उसको सिर्फ एक ग्लूकोज लगेंगे, जबकि आपका जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा होगा उसको 16 एटीपी लगेगा, जो कि सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस पे क्या है आपका डिपेंड है। ऐसे इस डिफरेंसेस को ही बताने के लिए पास्चर जी को क्रेज जाता है, और इसी नाम से, उनके नाम से इस इफेक्ट को जाना जाता है, दैट इज द पास्चर इफेक्ट के नाम से बोलते हैं। तो पास्चर इफेक्ट क्या बताता है, यही कि सेम अमाउंट ऑफ ग्लूको एटीपी को बनाने के लिए एनारोबिक और एरोबिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का क्या डिफरेंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करते हैं। इसी इफेक्ट को पास्चर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बताने की कोशिश में ये कर रहा था कि आपका ये जो कैंसर सेल्स होते हैं पूरी तरीके से ग्लाइकोलाइसिस पे क्या होते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। दैट इज वाई इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट मीन्स ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है, और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये नियर बाई के सेल्स को भी क्या करते हैं, हार्म पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी आपके कैंसर सेल्स की, जिसकी बेसिस पे आपने यहाँ पे देख लिया कि कैसे कैंसर सेल्स आपका नॉर्मल सेल्स से डिफरेंट होता है। ओके सो और इनका मेटाबॉलिक जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पे अनकंट्रोल तरीके का होता है। तो आप यहाँ पे पिक्चर्स देख लीजिए, नॉर्मल आपकी जो सेल्स होती हैं कुछ इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज वे में दिखाई देंगी, जबकि यहाँ पे आपको जो कैंसर सेल्स होती है उनका एक मास बन जाता है अनकंट्रोल ग्रोथ सेल्स का, जिसे आप ट्यूमर के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो ये ट्यूमर जो होते हैं ये दिखाते हैं कि इनका जो आपका यहाँ पे जो इकट्ठा हुआ रहता है, ये नॉर्मल कंडीशंस में कैंसर पूरी सेल्स होती हैं। ये ट्यूमर आपके दो तरीके के हो सकते हैं, आपका मेलिग्नेंट हो सकता है और बेनाइन ट्यूमर हो सकते हैं। इन दोनों ट्यूमर के लिए आपको प्रॉपर्टी बताई जाती है कि कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो कि आपकी मेटास्टेटिस के प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करते, मीन्स मूव नहीं करते हैं। जैसे पहले के लोगों को बहुत लोगों ने देखा होगा, आपको फोरहेड पे यहाँ पे ऐसा हल्का सा आउट ग्रोथ हो जाता था, मीन्स वहाँ पे मांस का एक इकट्ठा हो जाता था, राइट। तो वो आपका एक तरीके का ट्यूमर होता है, लेकिन वो ट्यूमर आपके लिए हानिकारक मीन्स टॉक्सिक नहीं होता, क्योंकि वो बाकी जगह पे मूव ऑन नहीं कर पाती है। जबकि दूसरा जो पार्ट होता है आपका मैलिग्नेंट वाला ट्यूमर, वो जो ट्यूमर होते हैं वो आपके लिए टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर जाता है, राइट। तो बिनाइन जो ट्यूमर होते हैं वो एक तरीके से अनकंट्रोल्ड सेल्स तो होती जरूर हैं, लेकिन वो कहीं पे मूव नहीं करती हैं, तो उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जबकि आपके मैलिग्नेंट जो ट्यूमर्स होते हैं वो मूव ऑन कर जाते हैं, मीन्स मेटास्टेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, दैट इज वाई उसके लिए उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। जहाँ जहाँ पे वो जाएंगे वहाँ के नियर बाई सेल्स को क्या करेंगे, खराब करेंगे, और उसकी वजह से आपकी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक पिक्चर है जो कि आपको दिखाता है कि नॉर्मल सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, और जबकि आपके जो कैंसर सेल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट या जो उनकी अपीयरेंस है वो कैसी आपको दिखाई दे रही है। ये जो पूरा आपको व्हाइट एरिया यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको दिखा रहा है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स मास। तो ये पूरा का पूरा सेल का मास यहाँ पे इकट्ठा हो गया, जो कि बाकी सेल्स की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, हैम्पर करने का काम कर रहा है। सो पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं कैंसर को कॉज करने के लिए। तो आपने रीजन ये जाना कि कैंसर कैसे होगा, आपने यहाँ पे देखा कि जो प्रोटीन्स आपके सेल के डिवीजन को या सेल के ग्रोथ को रेगुलेट करती हैं, अगर उन डीएनए के पार्ट में किसी तरीके से म्यूटेशंस अगर हो जाता है तो वो क्या करेंगे, कॉजेज कर सकते हैं कैंसर को। तो पहले भी आपसे पूछ चुका था कि क्या सारा म्यूटेशंस कैंसर कॉज करेगा, सो आपने आंसर दिया था नहीं। तो सिर्फ ऐसे म्यूटेशंस मीन्स उन जिन में म्यूटेशंस जो कि आपका सेल के डिवाइड करने में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हो, उन सेल्स में अगर आपका क्या होगा, म्यूटेशंस हो जाएगा, मीन्स उन जिन में म्यूटेशंस अगर आपका हो जाएगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, दैट इज द कैंसर कॉजिंग म्यूटेशंस। वो कैंसर को क्या करेगा, कॉज करेगा। तो कैंसर कॉज करने वाले क्या क्या एजेंट हो सकते हैं, पहला तो आपको यहाँ दिया गया है केमिकल्स हैं। ऐसे केमिकल्स जो कि कैंसर को कॉज करते हैं उन्हें आप कार्सिनोजेन बोलते हैं। तो बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि आपके कार्सिनोजेनिक नेचर के हो सकते हैं, जैसे ईटीबीआर भी आपका एक कार्सिनोजेनिक है। और इसके बाद यहाँ पे आयनाइजेशंस होते हैं जो कि रेडिएशंस, जिसमें आपको अल्फा एंड आपको एक्सरे पढ़ा चुका हूँ। ये तीनों पॉइंट आपका जब म्यूटेशंस पढ़ाया था तो वहाँ पे भी कवर किया था मैंने। यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे ये वायरस के बारे में, जहाँ से आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ये रेडिएशंस और केमिकल्स के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इनको डिटेल में यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। कार्सिनोजेनिक केमिकल्स वो होते हैं जिनकी वजह से आपके डीएनए में कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं और जिसकी वजह से आपका कैंसर क्या होता है, कॉज हो जाता है। तो वो केमिकल कौन कौन से होंगे, ये आपके डी एमिटिंग एजेंट हो सकते हैं, अल्काइलेटिंग एजेंट
एजेंट हो सकते हैं, और इसके बाद आपको ये भी बताया था कि ये बेस एनालॉग हो सकते हैं। इस तरीके के म्यूटेशंस केमिकल एजेंट पाए जाते हैं जो कि आपके म्यूटेशंस को कॉज करते हैं। तो वो सारे केमिकल एजेंट जो कि आपके म्यूटेशंस को कॉज करते हैं वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं अगर वो म्यूटेशंस आपका कहाँ पे हो रहा होगा, डीएनए, उस डीएनए के पार्ट में जो कि सेल डिवीजन को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, राइट। कैंसर को कॉज करने वाले जो आपके वायरसेस होते हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है, डीएनए वायरसेस के बारे में और आरएनए वायरसेस के बारे में। यहाँ से आपके एग्जांपल में सवाल पूछा जाता है, ऑल दिस फैक्टर्स कॉजेज अल्टरेशंस इन द जीनोम एंड कॉजिंग कैंसर, राइट। सो जितने ये फैक्टर्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, केमिकल और फिजिकल और बायोलॉजिकल, ये तीन आपके क्लासेस हैं एजेंट के जो कि कैंसर को कॉज कर सकते हैं। और इन तीनों की वजह से होता क्या है, अल्टरेशंस हो जाते हैं डीएनए को सीक्वेंसेस में, जो कि आपके सेल्स के डिवीजन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करेगा। तो कैंसर कॉज करने वाले कौन कौन से वायरसेस होते हैं, इनका एग्जांपल आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। तो डीएनए वायरस में आपका क्या है, पॉलियोमा वायरस है, और एसटी14 सीबियन वायरस है, और आपका एडिनो वायरस है, और हर्पीज वायरस है। ये सब आपके कैसे हैं, आरएनए डीएनए वायरस की कैटेगरी में आते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को आप मार्क लगा लीजिए, और अपनी कॉपी पे जब आप नोट्स बनाइए तो उसको आप अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि यही एग्जाम्पल आपसे पूछ करके दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीएनए कैंसर कॉजिंग वायरसेस, राइट। या कौन किसके पास आपका जो जीनोम है वो डीएनए है या आरएनए, इस तरीके से पॉसिबल सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आरएनए ऐसे वायरसेस जो कि आरएनए इनका जीनोम होता है और कैंसर को कॉज करते हैं, उनका एग्जांपल क्या क्या है, रेट्रोवायरसेस है और फिलाइन ल्यूकेमिया वायरसेस। ये एक एग्जांपल्स हैं जिनकी वजह से आपके बॉडी में म्यूटेशंस हो जाते हैं, और वो म्यूटेशंस होते कहाँ पे आपके हैं, सेल डिवीजन के कंट्रोल करने वाले जीन पे, और ये आपको क्या करते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं। रेट्रोवायरसेस का मतलब होता है जिनके पास आपका जेनेटिक मटेरियल क्या हो, आपका आरएनए हो। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे सभी लोगों से है, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जुड़े हुए हैं। क्या ऑल आरएनए कंटेनिंग वायरसेस आपके रेट्रोवायरस हो सकते हैं? रेट्रोवायरस को आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोवायरस, बताइए जरा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी कहाँ पे होगी, जिनके पास जेन्युइन मटेरियल क्या होगा, आपका आरएनए होगा, राइट। और इनको आरएनए से अपना क्या बनाना रहेगा, डीएनए अगर बनाना रहेगा तो वहाँ पे आरटी की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा सवाल आपसे यही है, सभी लोगों से सवाल यही है कि क्या सभी आरएनए कंटेन करने वाले वायरसेस रेट्रोवायरसेस की कैटेगरी में आते हैं? तो वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का। ओके, वेरी गुड, लॉजिक आपका बड़ा सही जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किस कंडीशंस में आप रेट्रोवायरसेस बोलेंगे किसी आरएनए वायरस को, और आप कैसे बताएंगे कि ये आपका एक रेट्रोवायरस है और एक आपका आरएनए वायरस है, मीन्स रेट्रोवायरस नहीं है? इन्फ्लुएंजा का जीनोम कैसा होता है, आरएनए है या डीएनए? ओके। मेरा नहीं, जितने भी रेट्रोवायरसेस होते हैं उनका जीनोम आरएनए ही होता है हमेशा, ये क्लियर है। मेरा सवाल ये है कि क्या सभी आरएनए जीनोम कंटेन करने वाले वायरस रेट्रोवायरस कहे जा सकते हैं? ओके, तो कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ऑल रेट्रोवायरसेस आर आरएनए वायरसेस बट ऑल आरएनए वायरसेस आर नॉट रेट्रोवायरसेस। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक आप देख लीजिए। जितने भी आपके रेट्रोवायरसेस होंगे उन सभी के पास आपका क्या होगा, दैट इज आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है। ऐसे आरएनए कंटेन करने वाले जीनोमिक वायरसेस जो कि आपके सेल्स में, मीन्स किसी होस्ट सेल्स के बॉडी में एंटर करने के बाद उनका जो ये मटेरियल है, अगर इस होस्ट सेल्स के जीनोमिक डीएनए के साथ में इंटीग्रेट होना की जरूरत पड़े, इंटीग्रेट होने का मतलब होगा उनके साथ में जाकर के कंबाइंड होना, ताकि इनकी मशीनरी को यूज करके ये अपना फिर से क्या करेंगे, रेप्लिकेशंस करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, तब अपनी संख्या को बढ़ाएंगे।
तो जब इनको अगर इस आरएनए के वायरस को अगर इस जीनोमिक डीएनए मीन्स होस्ट सेल्स के डीएनए में आर वायरसेस को छोड़ करके दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी सेल्स हैं सबके पास मटेरियल कैसा है, डीएनए है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो। तो किसी भी सेल्स पे जो कि उनका होस्ट सेल्स मीन्स होस्ट होंगे, आपके वायरसेस जो होते हैं वो होस्ट के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। आपके बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं, एनिमल वायरसेस होते हैं, आरएनए और प्लांट वायरसेस होते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में जो प्लांट के वायरस होते हैं वो सब आरएनए कंटेनिंग होते हैं। लेकिन सारे आरएनए वायरसेस आप रेट्रोवायरस कैटेगरी में नहीं रखते हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए यहाँ पे जब आपका आरएनए कंटेन करने वाला जो वायरस होता है, अगर उस होस्ट सेल्स के डीएनए के साथ में उसको इंटीग्रेट करना है फॉर देयर इन्फेक्शंस, फॉर देयर प्रोलिफरेशंस, फॉर देयर असेंबलिंग, राइट, ये सारा काम करने के लिए उसको उस होस्ट सेल्स के मशीनरी को यूज करना, क्योंकि उसके पास खुद की अपनी मशीनरी कुछ नहीं होती है। तो उसको अगर अपने डीएनए को बनाना है, मतलब अपने सेल्स को बढ़ाना है, तो उसको अपना प्रोटीन बनाना पड़ेगा और अपने जीनोम को भी क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकेट करना पड़ेगा। तो इस वजह से उसके पास जो आरएनए मटेरियल होता है, अब चूंकि आरएनए आपके जीनोमिक डीएनए के साथ में इंटीग्रेट नहीं हो सकता है, दैट इज वाई उसको फर्स्टली आरएनए से क्या होता है, डीएनए बनाने की जरूरत पड़ती है। और उस टाइम पे ये अपने जीनोम जब यहाँ पे ट्रांसफर करता है, तो उसी टाइम पे ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को एसोसिएट करके क्या करता है, यहाँ पे माइग्रेट करता है। मीन्स जैसे ही आपका ये वायरस का पार्टिकल अपने जीनोमिक डीएनए को यहाँ पे रिलीज करता है, इसके साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। और सेल के साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस आरएनए से क्या बनाता है, पहले डीएनए बनाता है, और तब जाकर के डीएनए आपका ये होस्ट सेल से क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा। और इससे इंटीग्रेट करने के बाद जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो ये भी रेप्लिकेट करेगा, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये भी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आपका फिर बनेगा ट्रांसलेशन, और उससे बनेंगे आपके प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन्स बनती है वो यही जो कि वायरस के आपकी जो प्रोटीन्स कोड होती है, मीन्स कैप्सिड जो होता है वो बनाने का काम करती हैं। और यही कैप्सिड बना करके फिर यहाँ पे वायरस के पार्टिकल का असेंबली हो जाती है, और फिर आपके नए वायरस यहाँ पे क्या होते हैं, निकल जाते हैं। सो ऐसे आरएनए कंटेनिंग वायरसेस जिनका इंटीग्रेशन होस्ट सेल्स के जीनोमिक डीएनए के साथ में होता है, उन सभी लोगों को आप रेट्रोवायरसेस के नाम से जानते हैं। सो जितने भी रेट्रोवायरसेस होते हैं वो सभी आरएनए कंटेनिंग होते हैं, लेकिन सभी आरएनए कंटेनिंग वायरस रेट्रोवायरस की कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। सो आप सब लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप ऐसे वायरसेस को फाइंड आउट करेंगे जो कि आपके आरएनए वाले हैं लेकिन वो रेट्रोवायरस नहीं है, और आरएनए है और वो रेट्रोवायरस है। तो कृपया इसका लिस्ट बनाएं और कल की क्लास में मुझे बताएं। समझ में आ गया? नहीं, उसमें सिर्फ वो सेल्स अपना मतलब वायरस जो होता है वो सेल्स बैक्टीरिया मतलब होस्ट सेल्स में सिर्फ इन्फेक्शन करेगा, और इन्फेक्शन करने के बाद उस सेल्स को जो हार्म पहुंचाना होगा पहुंचा के फिर निकल जाएगा, पॉपुलेशन से नहीं बढ़ाता है। जैसे आपने पढ़ा है कि जो वायरसेस होते हैं उनकी दो फेज होती है, लाइसोजेनिक और लाइटिक, पढ़ा है आपने? तो लाइसोजेनिक फेज में जो वायरस होता है ना, वो कभी भी मतलब होस्ट सेल्स में मल्टीप्लाई नहीं करता, वो पड़ा रहता है सिर्फ वहां पे। और जबकि जो लाइटिक फेज होती है उस कंडीशंस में वो करेगा और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा करके उसको इन्फेक्ट करने का काम करता है। तो जब कभी नहीं, बट ये लाइटिक फेज जो होते हैं वो डीएनए कंटेन करने वाले वायरस भी चलाते हैं। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। डीएनए कंटेन जैसे आपका ऐसे वायरसेस जो कि आरएनए जिनका जीनोम है, अगर वो लाइटिक फेज में जाते हैं तो वो बेसिकली आपके रेट्रोवायरस हो सकते हैं, राइट। लेकिन आपका जो ये कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट आपका ठीक रहेगा कि जितने भी रेट्रोवायरसेस होते हैं जिनके पास आरएनए जीनोम होता है, वो लाइटिक साइकिल को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, मींस लाइटिक साइकिल के थ्रू अपना ग्रोथ करते हैं। और ये वायरसेस के लिसन वायरसेस के पास ये स्विच करने की एबिलिटी होती है, वो दो फेज में अपना साइकिल चला सकते हैं। एक आपका टेम्परेट फेज में रहेंगे तो नॉर्मल क्या करेंगे, लाइसोजेनिक चलाएं, उनके पास जीन होता है, और इस जीन का नाम आपका क्या है, दैट इज द क्रो जीन्स और सीआई जीन्स, CRO एंड CI, ये दो जीन्स होते हैं। इनको ऑन ऑफ करने के लिए इनके पास क्या होता है, मैकेनिज्म होता है, ये कब किसको ऑन करेंगे कब किसको ऑफ करेंगे। तो ये दोनों जो जीन्स होते हैं ये रेगुलेट करते हैं किसको, दैट इज द लाइसोजेनिक साइकिल को और लाइटिक साइकिल्स को। तो जिस तरीके की उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, जैसा उनको होस्ट पे अटैक करना होता है उस टाइम उस हिसाब से अपने इस जीन को ये सप्रेस और एक्सप्रेस करके लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल चलाने का अब में इनके पास ऑप्शंस होते हैं। सो रेट्रोवायरसेस के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया वो ये कि ऐसे वायरस जिनके पास आपका जीनोम क्या है, आरएनए है, और वो होस्ट सेल्स में इन्फेक्ट करने के बाद सेल्स के डीएनए के साथ में इंटीग्रेट होकर के क्या होना चाहते हैं और तब जाकर इन्फेक्शन कॉज करेंगे, तो उन वायरसेस को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द रेट्रोवायरसेस। लाइक एज एग्जांपल में HIV।
HIV जो होता है वो आपके होस्ट सेल्स के डीएनए से क्या करता है, इंटीग्रेट हो जाता है। तो आपको रेट्रोवायरस का जो कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पे बता दिया, आपको लिस्ट बना करके अपनी कॉपी पे रखना है कि ऐसे मतलब आरएनए वायरस को दो कैटेगरी जो कि आपके रेट्रोवायरसेस है और रेट्रोवायरसेस नहीं है। तो आप वहाँ पे बताइए मुझे कि कौन कौन से ऐसे आरएनए कंटेन करने वाले वायरस हैं जो कि आरएनए वाले तो हैं लेकिन रेट्रोवायरस नहीं है, और कौन से ऐसे हैं जो कि आपके रेट्रोवायरसेस में आते हैं। रेट्रोवायरसेस के पास हमेशा जो जीनोम होगा वो आरएनए ही होगा। So all the retroviruses have genomic material as RNA, but all the RNA containing viruses are not a retroviruses। ये स्टेटमेंट अपनी कॉपी पे आप लिख लीजिए। ओके, सो आगे मूव करें हम लोग। और ये एग्जाम्पल भी जहाँ पे मैंने स्टार लगाया हुआ है, इस एग्जाम्पल को भी आप अच्छे तरीके से कॉपी पे लिखें। ये एग्जाम्पल भी आपको एग्जाम में ऑप्शंस बन करके आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका दैट इज कौन कौन से वो जीन है जो कि आपके कैंसर्स के प्रॉब्लम में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। द जीन्स दैट कॉजेस कैंसर्स। ओके, सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि द जेनेटिक चेंजेस दैट कंट्रीब्यूट टू द कैंसर टेंड टू अफेक्ट द थ्री मेन टाइप्स ऑफ अ जीन, प्रोटो-ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स एंड डीएनए रिपेयर जीन्स। तो इन जीन्स से फंक्शंस और इनका रोल जो होता है वो पूछा जाता है कि ये कैंसर को किस तरीके से प्रमोट करते हैं और इनका नॉर्मल कंडीशन से फंक्शंस आपके क्या होते हैं, राइट। तो देखेंगे यहाँ पे कि प्रोटो-ऑन्कोजीन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या होते हैं और डीएनए रिपेयर वाले जीन्स क्या होते हैं। डीएनए रिपेयर अभी जस्ट आप लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा है तो शायद मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो ऐसे जीन्स मीन्स प्रोटो-ऑन्कोजीन्स नॉर्मल कंडीशंस में क्या होते हैं, नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर इनमें मतलब ऐसे आपकी बॉडी में पाए जाने वाले जीन्स जिनके जीन के सीक्वेंसेस में अगर म्यूटेशंस हो जाए और वो आपका कैंसर सेल्स बन जाए मीन्स कन्वर्ट हो जाए तो उसको आप प्रोटो-ऑन्कोजीन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो प्रोटो-ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व इन नॉर्मल सेल एंड डिवीजन। जैसा कि आपको बता दिया कि सेल्स के ग्रोथ में और डिवीजन में करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हीं की वजह से आपका क्या होता है, कैंसर कॉज होता है। तो प्रोटो-ऑन्कोजीन्स वो जीन होते हैं जो कि ऐसे प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं जो आपके नॉर्मल सेल्स के ग्रोथ को या उसके डिवीजन को रेगुलेट करने का क्या करेंगे, काम करेंगे। इन्हीं जीन्स में जब आपका म्यूटेशंस हो जाता है तो ये जो प्रोटो वर्ड है ये खत्म हो जाता है, फिर आता क्या है, दैट इज द ऑन्कोजीन्स। तो ऑन्कोजीन्स का मतलब क्या होता है, दैट इज अ कैंसर कॉजिंग जीन्स। मीन्स ऐसे जीन्स जो कि कैंसर को क्रिएट करते हैं या कैंसर कॉज करते हैं उनको आप ऑन्कोजीन के नाम से जानते हैं। तो प्रोटो वर्ड अगर लगा रहेगा तो समझ जाना नॉर्मल है, सिर्फ अगर ऑन्कोजीन्स अगर होगा तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट इज द कैंसर कॉजिंग जीन्स। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स आपकी बॉडी में पाए जाने वाले वो नॉर्मल जीन्स होते हैं जो कि ऐसे प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं जो आपके सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर इन जीन्स में कोई म्यूटेशंस हो जाता है, कोई अल्टरेशंस हो जाएंगे तो उन्हीं जीन की वजह से अब आपका जो कि ग्रोथ आपका कंट्रोल फॉर्म में हो रहा था वो कंट्रोल फॉर्म में नहीं हो पाएगा, तो वो कन्वर्ट किस में आता है, दैट इज द कैंसरस सेल्स में। और उस कंडीशंस में उस जीन को ऑन्कोजीन के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इनका कन्वर्जन कैसे हो रहा है। मीन्स अगर ये प्रोटो ऑन्कोजीन है तो इनका कन्वर्जन कैसे हो रहा है ऑन्कोजीन में। तो यहाँ पे ऑन्कोजीन का मतलब हुआ कैंसर कॉजिंग जीन और प्रोटो ऑन्कोजीन का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल जीन। मीन्स कि नॉर्मल सेल्स में आपके क्या कर रहे हैं, फंक्शंस कर रहे हैं। तो जब इनमें क्या हो जाएगा, म्यूटेशंस हो जाएंगे, मीन्स कोई चेंजेस आ जाएगा, तो ये जो नॉर्मल कंडीशंस मीन्स नॉर्मल सेल्स में फंक्शंस आपके परफॉर्म कर रहे थे अब वो चेंज हो जाएगा कैसा, कैंसर कॉजिंग में। तो ये जो सेल्स होगी अब वो कैसी बन जाएगी, दैट इज द कैंसर सेल्स ये बन जाएगी। तो ऐसे जीन्स जो कि नॉर्मल कंडीशंस में नॉर्मल सेल ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हो लेकिन उनमें म्यूटेशंस अगर हो जाए तो वो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, मीन्स कैंसर कॉज होने लगता है। तो उन जीन्स को हम प्रोटो ऑन्कोजीन के नाम से जानते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि व्हेन दीज जीन्स आर अल्टर्ड इन सर्टेन वे और रेयर मोर एक्टिव देन नॉर्मल सेल्स दे मे बी बिकम कैंसर कॉजिंग जीन्स और ऑन्कोजीन्स। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स से ऑन्कोजीन्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो रिलेशन है, आपको बता दिया गया। प्रोटो का मतलब है प्रोटेक्टिव है और ऑन्को का मतलब है कैंसरस है। तो कैंसर्स को प्रोटेक्ट करने वाली जो जीन्स होती हैं वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स, और जब इनका प्रोटेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होगा, लॉस हो जाए, खत्म हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे, ऑन्कोजीन्स। बायोलॉजी की वो ब्रांच जहाँ पे कैंसर्स के बारे में आप स्टडी करते हैं उसको ऑन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है। is the branch of biology which deals with the study of cancer cells and cancerous properties। इसके बाद आता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। नाम से ही आपको बताता है कि ये वाले जो जीन होते हैं वो ट्यूमर को सप्रेस करने वाले प्रोटीन्स को क्या करते हैं, बनाते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट को इनकोड करते हैं जो कि आपके सेल्स के
ग्रोथ को, प्रोलिफरेशंस को या डिवीजन को सप्रेस करने का क्या करता है, काम करता है, राइट। तो एक तरीके से ये आपके सेल्स के नेगेटिव क्या होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं। मतलब आपके सेल्स की जो डिवीजन हो रही हैं या उसका जो ग्रोथ हो रहा है उनको नेगेटिवली मीन्स उनको रोक करके सप्रेस करने में क्या करती हैं, काम करते हैं। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन ऐसे प्रोटीन्स को बनाते हैं जिन प्रोटीन्स का रोल ये होता है कि जो सेल्स आपकी प्रोलिफरेट कर रही है, ग्रोथ कर रही है, डिवाइड कर रही है, उनके ग्रोथ को, प्रोलिफरेशंस को या डिवीजन को क्या करेगा, सप्रेस करने का क्या करता है, काम करता है, राइट। तो कभी कभी फंक्शन आपसे पूछा जाता है कि ट्यूमर सप्रेसर्स का रोल क्या हो सकता है। और डीएनए रिपेयर जीन्स वो होते हैं कि ये ऐसे प्रोटीन्स को बनाते हैं जो कि आपके रिपेयर सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कई सारे रिपेयर सिस्टम आपने पढ़ा है, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम पढ़ लिया है आपने, बेस एक्सचेंज रिपेयर सिस्टम पढ़ लिया है, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर सिस्टम पढ़ लिया है, सॉस रिपेयर सिस्टम पढ़ लिया है, राइट। तो ये कई सारे आपने क्या किया, मिसमैच रिपेयर सिस्टम पढ़ा है। तो आपने बहुत सारे डीएनए रिपेयर के सिस्टम पढ़ लिए हैं और उन रिपेयर सिस्टम में कई सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मीन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उन वही सारे वो प्रोटीन्स होंगे जो कि आपका ये डीएनए रिपेयर का जीन क्या करेगा, काम करेगा। एक सिंपल सा आपसे एग्जांपल पूछना चाह रहा हूँ, मीन्स क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूँ जो लोग क्लास को लिए हुए हैं। ग्लाइकोसाइलेज एक एंजाइम होता है जो कि आपका डीएनए रिपेयर सिस्टम में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो जो लोग क्लास लिए हैं जरा वो लोग बताएंगे ग्लाइकोसाइलेज वो एंजाइम जो है वो कहाँ पे इन्वॉल्व होता है और कौन से टाइप के रिपेयर सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, क्या करता क्या है, पहले तो ये बताइए करता क्या है। हाँ जी। अरे कोई है नहीं क्या। ग्लाइकोसाइलेज एक एंजाइम है जो कि डीएनए रिपेयर सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। सवाल मेरा ये है कि ये करेगा क्या, मीन्स क्या करता है और कौन से रिपेयर सिस्टम में पाया जाता है। पक्का। एक्सीजन रिपेयर में दो आते हैं, एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में दो बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में। श्योर। क्या फंक्शन होता है इसका। अच्छा कौन से बॉन्ड को। ओके सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डीएनए रिपेयर सिस्टम के बारे में। तो ये आपका जो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम होता है वो आपके राइबोज शुगर, जिस तरीके से आप यहाँ पे दिखाते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो राइबोज शुगर से जो बेसेस होते हैं, ये यहाँ पे मैं बी लिख दे रहा हूँ तो आप बेस समझ जाना, चाहे एडनिन थाइमिन जो भी। और इसके साथ में आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका पी मीन्स फॉस्फेट, राइट। तो ये कुछ बॉन्डेड होते हैं, बेस मीन्स शुगर के बीच में और बेस के बीच में बनने वाले बॉन्ड को आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने वाले एंजाइम को हम ग्लाइकोसाइलेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आकर क्या करता है, कट कर देता है, राइट। ओके तो ऐसे जीन्स जो कि आपके डीएनए रिपेयर सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं या ऐसे जीन्स जो कि ऐसे प्रोटीन्स को बनाते हैं जो कि डीएनए के रिपेयर करने में इन्वॉल्व होते हैं, उनको आप डीएनए रिपेयर जीन के नाम से जानते हैं। तो ये 3 आपके जीन हैं, 3 आपके जीन के क्लासेस हैं जो कि कैंसर्स में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स एंड डीएनए रिपेयर जीन। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स वो होंगे जो कि नॉर्मल कंडीशंस पे ऐसे सेल्स को, ऐसे प्रोटीन्स को बनाते हैं जो प्रोटीन्स का काम होता है आपके सेल्स के ग्रोथ को और आपके सेल्स के डिवीजन को कंट्रोल करने का। जब ये कंट्रोल लॉस हो जाता है ड्यू टू द म्यूटेशंस इन द प्रोटो-ऑन्कोजीन्स, दे विल कन्वर्ट इनटू द ऑन्कोजीन्स एंड कॉजिंग कैंसर्स। ओके एंड नेक्स्ट आपको बताया गया ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ऐसे जीन्स होते हैं जो कि आपके सेल्स को, ग्रोथ को या उसके डिवीजन को, उसके प्रोलिफरेशंस को सप्रेस करने का काम करते हैं, मींस रोकने का काम करते हैं। ऐसे जीन्स को हम ट्यूमर सप्रेसर जीन के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पे भी म्यूटेशंस अगर हो जाएगा तो भी आपका जो ग्रोथ इनहिबिटर हो रहा था वो पूरी तरीके से प्रोलिफरेट करना शुरू होगा और आपके म्यूटेशन, आपका जो कैंसर होगा वो परफॉर्म होने लगेगा। डीएनए रिपेयर सिस्टम में भी अगर आपके म्यूटेशंस हो जाएंगे तो भी आपका क्या होगा, पूरा का पूरा आपका जो सेल्स होगी वो डैमेज हो जाएगी, मींस डीएनए आपका डैमेज हो जाएगा जो कि म्यूटेशंस को क्या करेगा, कॉज करेगा और वो म्यूटेशंस आपका अल्टीमेटली क्या होगा, कैंसर बना देगा। तो इन तीनों ही जीन्स में, जीन के सीक्वेंसेस में अगर म्यूटेशंस हो जाता है तो आपका क्या होगा, कैंसर वो कॉज कर सकता है। तो आपको मैंने जो सवाल वो पूछा था कि क्या सभी डीएनए के सीक्वेंसेस में म्यूटेशंस हो जाने से कैंसर होता है, तो आपने आंसर किया था नहीं। तो किस किस में होगा, ये आपको आंसर यहाँ पे मिल गया। पहला आपका जीन था दैट इज द प्रोटो ऑन्कोजीन्स,
इसको फर्स्ट नंबर कर लीजिए। तो प्रोटोऑन्कोजीन्स में अगर म्यूटेशन होगा तो भी आपका कैंसर हो सकता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन में अगर आपका म्यूटेशन होगा तो भी कैंसर हो सकता है। डीएनए रिपेयर सिस्टम वाले जो जीन्स होते हैं अगर उनमें भी होगा तो भी आपका कैंसर हो सकता है। अगर डीएनए रिपेयर सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी जीन्स हैं, जो प्रोटीन्स को बना रहे हैं, अगर प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके म्यूटेशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कैंसर कॉज हो सकता है। तो ये 3 क्लासेस थे जो कि आपके म्यूटेशंस मतलब कैंसर को क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं, जो कि आपने यहाँ पे देख लिया। अब चूंकि हम लोगों को ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। ओके, सो ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होंगे, उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ये जो पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं ये ऑप्शंस में बनकर के आते हैं। तो नंबर पहला है नेगेटिव रेगुलेटर्स ऑफ द सेल प्रोलिफरेशन मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी। ये वाला जो पॉइंट है ये बड़ा कंफ्यूज करता है, सबको लगता है कि ये कैंसर्स को सपोर्ट करने वाला जीन है, तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव कंट्रोल होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव रेगुलेटर होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये नेगेटिव रेगुलेटर होता है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये सेल के ग्रोथ को, सेल के प्रोलिफरेशन को क्या करता है, कम करने का काम, उसका नाम ही है ट्यूमर सप्रेसर। ट्यूमर कब बनेगा, जब सेल बहुत तरीके से प्रोलिफरेट करेगा, तो उसको सप्रेस करने का मतलब हुआ कि उसको जो प्रोलिफरेशन हो रहा है उसको कम किया जाए। तो ऐसे जीन्स जो कि ऐसे प्रोटीन्स को बनाते हैं जो कि आपके जो नंबर ऑफ सेल्स आपके ज़्यादा बन रहे हैं उनको उनको इनहिबिट करने का क्या करेगा, काम करेगा। तो ये नेगेटिव रेगुलेटर्स होते हैं सेल प्रोलिफरेशंस के, और जेनेटिक स्टेबिलिटी क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। क्योंकि जब प्रॉपर तरीके से डिवीजन होगा तो वहाँ पे प्रूफ रीडिंग होगी और नंबर ऑफ जो सेल्स होंगे वो सही तरीके से बनेंगे। अनकंट्रोल्ड तरीके से अगर आपका डिवीजन होगा तो वहाँ पे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी लॉस हो जाती है और मैक्सिमम आपकी गलतियाँ वहाँ पे एक्युमुलेट हो जाती हैं। और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होते हैं वो आपके ऐसे प्रोटीन्स को कोड करते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का क्या करते हैं, काम करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सेल साइकिल रेगुलेटर। तो ये ट्रांसक्रिप्शन मीन्स आपके कोई भी प्रोटीन्स अगर बनने वाली होगी तो उसके एमआरएनए के सिंथेसिस को इंप्रूव करने वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनकोड करते हैं। साथ साथ सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनको भी क्या करता है, ये बनाता है। कौन, ट्यूमर सप्रेसर जीन। इसके बाद बताया जा रहा है कि प्रोटीन दैट रेगुलेट द प्रोटीन डिग्रेडेशंस, ऐसे भी प्रोटीन्स को इनकोड करता है जो कि प्रोटीन के डिग्रेडेशंस में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। बहुत सारे प्रोटीन्स आपकी बॉडी में बन जाते हैं जिनका कि कोई काम नहीं होता, तो उन प्रोटीन्स के लेवल को मेंटेन करने का भी काम कौन करेगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ये पॉइंट आपके ऑप्शंस के रूप में आते हैं। और इनकोड प्रोटीन दैट रिस्टेन द ग्रोथ ऑफ द सेल्स, जो कि सेल्स की ग्रोथ को क्या करता है, खींचता है, मीन्स उसको नॉर्मल करने की कोशिश करता है। ऐसे प्रोटीन्स को भी बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, ट्यूमर सप्रेसर जीन की। तो ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन के प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि आने वाले एग्जाम्स में वाइडली पॉसिबल कि आपके ऑप्शंस के रूप में भी आ सकते हैं, राइट। और ये चूंकि सप्रेस करने का काम करता है तो किसी भी सेल्स को मैलिग्नेंट होने से क्या करता है, बचाने का काम करेगा। मतलब जब मैलिग्नेंट का मतलब ये हुआ कि अनकंट्रोल ग्रोथ होकर के वो आपका ट्यूमर का फॉर्मेशन करे, उसे आप मैलिग्नेंट बोलते हैं, राइट। तो उसको बचाने का क्या करता है, काम करता है। कौन, ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके जो नॉर्मल सेल्स होते हैं और कैंसर जो सेल्स होती हैं उनकी मॉर्फोलॉजी, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। नॉर्मल जो सेल्स होंगे उनमें आपको न्यूक्लियस, बाकी जो ऑर्गेन्स होंगे वो सब एकदम अरेंज फॉर्म में दिखाई देते हैं, जबकि यहाँ पे आपके जो कैंसर सेल्स होती हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी लार्ज हो जाता है, साइज उनकी मतलब इरेगुलर हो जाती है और ऑर्गेनाइज नहीं रह पाती है, और जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं वो पूरी तरीके से एक खराब कंडीशन में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका जो पूरा कॉलम दिखाई दे रहा है वो नॉर्मल का दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रॉपर दिखाई दे रहा है, इनका साइज एकदम फिक्स है, प्रॉपर तरीके से है, और इनका जो जो नॉर्मल फीचर्स होते हैं, मीन्स आपके जो न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेन्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब कुछ क्या हो, प्रॉपर रहेंगे। जबकि कैंसर सेल्स की जो फीचर्स अगर आप देखेंगे तो वो उनका ना तो साइज प्रॉपर रहेगा, ना ही वो ऑर्गेनाइज वे में रहेंगे, ऐसे डीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और इसके साथ साथ इनका साइज या न्यूक्लियस भी क्या होता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से कैंसर सेल्स जो होती हैं उनका मॉर्फोलॉजी या उनका इंटरनल स्ट्रक्चर्स नॉर्मल सेल्स के कंपेरिजन में ऐसे वेरी करता है। ओके, तो प्रॉपर्टीज आपने देख लिया, उनके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो आपने देख लिया, और कौन कौन से जीन है आपने ये भी देख लिया, और इस जीन का क्या क्या रोल होगा ये भी आपने यहाँ पे समझ लिया। सो क्लासिफिकेशन किया जाता है कि कौन से टाइप के सेल्स में कैंसर आपकी हो रही है, या किस सेल्स में इन्फेक्शन होने के बाद आपका कैंसर बन रहा है, उसके बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन यहाँ से किया जाता है। यहाँ से भी सवाल आपके बन जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप फ्रॉम विच दे ओरिजिनेटेड, जहाँ से आपका ये बन रहे हैं, जिस सेल्स में बन रहे हैं उनके सेल्स के टाइप पे ये क्लासिफिकेशन सबका किया गया। कार्सिनोमा वर्ड आप तब यूज करते हैं जब आपका कैंसर जो हो रहा है वो कौन से सेल्स में हो, दैट इज एपिथेलियल सेल्स में। तो एपिथेलियल सेल्स कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, आपके जितने भी आपके सरफेस वाली चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपके बॉडी का सरफेस हो, चाहे वो आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उनका आउटर कवरिंग होती है, वो सब क्या कहलाते हैं, एपिथेलियल लेयर कहलाती है। तो एपिथेलियल सेल्स से अगर कोई सेल्स में अगर कोई आपका कैंसर अगर हो रहा है तो उसे आप कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं।
इसके बाद आपका आता है ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया आपका बेसिकली बताता है कि अगर ब्लड सेल्स में किसी भी टाइप में हो जाए, चाहे डब्ल्यूबीसी में हो जाए, चाहे आरबीसी में हो जाए, अगर ब्लड सेल्स में अगर आपका कोई कैंसर अगर हो रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे, दैट इज ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। लिम्फोमा और माइलोमा, ये आपके जो इम्यून सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होने वाले, जैसे कि आप जानते हैं लिम्फ सेल्स होते हैं, दैट इज टी सेल्स, बी सेल्स। तो लिम्फोमा एंड माइलोमा वर्ड तब हम यूज करेंगे जब आपका कैंसर ऐसे सेल्स में हो जाए जो कि इम्यून सिस्टम में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो उन टाइप के कैंसर सेल्स को हम लिम्फोमा या माइलोमा के नाम से जानते हैं। सार्कोमा वर्ड हम तब यूज करेंगे, एक मिनट कोई आया हुआ है शायद, ओके। सार्कोमा वर्ड हम तब यूज करेंगे जब आपका ये जो कैंसर है वो कैसे सेल्स में हो रही हो, दैट इज कनेक्टिव टिश्यूज में हो रहा हो, लाइक एज आपके फैट टिश्यूज में हो रही हो, मसल्स में हो रही हो, बोन्स में हो रही हो। ये सब आपके जो एग्जांपल्स हम किस में आते हैं, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यूज में। तो ये कुछ आपके वर्ड दिए जाते हैं और आपसे यही से सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि ल्यूकोमा या फिर कार्सिनोमा या फिर आपका माइलोमा या फिर सार्कोमा, ये वर्ड आप कब किस कंडीशन में यूज करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ अ सेल्स वेयर दे कैंसर सेल्स ओरिजिनेटेड, दे आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरी, राइट। तो उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन आपका ये किया जाता है कि कौन से सेल्स में आपके ये ओरिजिनेट हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख लिए और इनका सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा आपको ये दिखाई देता है। कार्सिनोमा सेल्स का स्ट्रक्चर मीन्स पहले वाले का आपको ये दिख रहा है स्टेनिंग करने के बाद। ल्यूकेमिया सेल्स का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिख रहा है। ये सारे फोटोज जो आपको दिख रहे हैं ये आपको स्टेनिंग करने के बाद ली गई फोटोज हैं, दिखाने के लिए कि हाँ आपका किस तरीके से कैंसर सेल्स जो है वो आपको दिखती हैं। तो यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन आपको 5 पढ़ाए गए, ये पांचों का आपका ये फिगर है, और ये फिगर देख के आपको समझ में आएगा कि हाँ स्टेनिंग की गई है अलग अलग पर्पल डाई से, रेड डाई से, जिस जो कि ये दिखाने के लिए कि हाँ आपका जो अलग अलग टिश्यूज है उनका जो ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है और किस बेसिस पे आपको ये दिखते हैं। नॉर्मल सेल्स में और कैंसर सेल्स में यहाँ पे कंपेरिजन आप देख लीजिए। नॉर्मल सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होगा, जो न्यूक्लियस होगा, पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, अच्छे तरीके से होगा, जबकि आपका यहाँ पे आप देख लीजिए ये सब का जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो इरेगुलर हो जाते हैं, इनका साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं रह पाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक नॉर्मल सेल्स को डिवाइड करने के लिए उसका वॉल्यूम और उसका एरिया दोनों, मतलब साइटोप्लाज्म और उसके कंटेंट जो होते हैं उनका एक रेशियो फिक्स होना चाहिए, तब जाकर के वो डिवाइड करते हैं। जबकि आपका कैंसर सेल्स में ऐसी प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉस हो जाती है। ये कैंसर सेल्स देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये अमीबा या पैरामीशियम दिखाई दे रहा है, सूडोपोडिया दिखाई, ये सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स बना हुआ है। तो यही सेल्स है, जबकि ये कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होगी तो इसको इस तरीके से ये दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो ये एक कंपैरिजन है आपका नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स के बारे में। इसके बाद आता है आपका ट्यूमर सेपरेशन जीन में 2 इंपॉर्टेंट जीन पढ़ने को मिलते हैं, दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा जीन्स, जो कि आरबी जीन के नाम से जाना जाता है। और इस रेटिनोब्लास्टोमा को या फिर आरबी जीन्स के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन से लोकेशन पे पाई जाती है, क्या ये होता है। रेटिनोब्लास्टोमा बेसिकली एक आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है जहाँ पे रेटिना में क्या होता है, कैंसर्स हो जाते हैं। मीन्स रेटिना के जो सेल्स होती हैं उनमें अगर कैंसर हो जाएगा तो रेटिना, कैंसर ऑफ रेटिना सेल्स या रेटिना को आप रेटिनोब्लास्टोमा के नाम से जानते हैं। ये ज़्यादातर 5 ईयर से कम वाले बच्चों में देखी जाने वाली एक बीमारी है, जिसमें आपका जो आई की रेटिना वाला पोर्शन होता है वो खराब हो जाता है और उसको कलर में डिफ्रेंशिएट करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। मीन्स कलर आपको उसको सही तरीके से दिखाई नहीं देता है। तो इस रेटिनोब्लास्टोमा में जो आपकी जीन्स इन्वॉल्व होती है उसको आप आरबी जीन के नाम से जानते हैं, और ये आरबी जीन किस तरीके से रोल प्ले करती है यही आपको यहाँ पे देखना है। सो ये फर्स्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो कि रिपोर्ट की गई थी। जब आप, तो ये आपसे पूछा जाता है कि आरबी जो जीन है वो क्या है। तो आरबी जीन बेसिकली क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, और इसी ट्यूमर सप्रेसर जीन में जब म्यूटेशंस हो जाएगा, और म्यूटेशंस कैसा, डबल हिट का, म्यूटेशंस कैसा, डबल हिट। म्यूटेशंस 2 टाइप्स के हो सकते हैं, आपका सिंगल हिट होता है और डबल हिट होते हैं, राइट। तो सिंगल हिट और डबल हिट का क्या मतलब है, थोड़ी देर में हम लोग समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर आपका यहाँ पे एक सेल्स है और एक सेल्स में आपके क्या है, 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, पेयर के फॉर्म में। और एक जो क्रोमोसोम्स पे आपके जो जीन्स होते हैं उनका होमोलॉगस फॉर्म दूसरे फॉर्म पे क्या, दूसरे वाले क्रोमोसोम से पाया जाता है। तो मान लीजिए आपका ये जीन है, लेट मी चेंज द कलर, ये मान लीजिए आपका एक जीन है और ये आरबी जीन है और ये भी आपका क्या है, आरबी जीन है। ये दोनों आपस में क्या है, होमोलॉगस हैं। तो डबल हिट का मतलब ये होता है कि जब सेल्स के दोनों क्रोमोसोम से पाए जाने वाले जो ये आपके आरबी जीन हैं, ये आरबी जीन है आपका, अगर एक आरबी जीन में म्यूटेशंस होता है तो उसको उस कैंडिडेट में रेटिनोब्लास्टोमा जो डिजीज है वो अपीयर नहीं होती है। वो जरूर से जरूर कैरियर हो जाएगा लेकिन वो अफेक्टेड नहीं होगा। इतना लेट से लोग क्यों जुड़ते हैं, क्लास आधा निकल जाती है तब ये लोग आकर के जुड़ते हैं, ओके।
तो डबल हिट से मतलब मेरा ये था कि ये जो आपके इस इंडिविजुअल्स के बॉडी में पाए जाने वाले ये आरबी जो जीन होते हैं वो आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर एक बार के म्यूटेशंस में सिर्फ अगर एक जीन अफेक्टेड अगर होती है तो उस कंडीशंस में आपका ये रेटिनोब्लास्टोमा जो डिजीज होगी वो नहीं हो पाएगी। ये डिजीज होने के लिए ज़रूरी है कि उस होमोलॉगस उस जीन के दोनों जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, दोनों ही जीन्स पे क्या किया जाए, म्यूटेशंस अगर हो जाता है तो उसे आप बोलते हैं डबल हिट। तो तब जाकर के रेटिनोब्लास्टोमा डिजीज क्या होती है, अपीयर होती है, दिखाई देता है। तो ये रेयर केसेस होते हैं लेकिन फिर भी इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पाई जाती है। और ये दो तरीके का हो सकता है, आपका एक पेरेंटल भी हो सकता है और एक स्पोरेडिक भी हो सकता है। पेरेंटल होने की चांसेस 40% होते हैं जबकि स्पोरेडिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा क्या है। कैंसर ऑफ रेटिना और फर्स्ट ट्यूमर सेप्रोसस जीन होती है। और रेटिनोब्लास्टोमा जो डिजीज हो रही है वो क्या करती है, 2 हिट्स रिक्वायर करती है सिंगल जीन। तो आपको यहाँ पे बता दिया गया कि एक ये सिंगल जीन है जो कि आरबी जीन है। और 2 हिट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि दोनों ही जीन्स में आपका क्या होना चाहिए, म्यूटेशंस होने चाहिए। अगर इस होमोलॉगस पेयर जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं उसके एक जीन पे अगर आपका म्यूटेशंस अगर होगा तो उस कंडीशन पे रेटिनोब्लास्टोमा डिजीज नहीं अपीयर होगी। डेफिनेटली वो कैरियर होगा लेकिन वो एक्सप्रेस आउट नहीं हो पाएगा। एक्सप्रेस आउट तब होगा जब दोनों आपके जीन्स क्या होंगे, म्यूटेटेड फॉर्म में हो जाएंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि बेसिकली ये एक रिसेसिव काइंड ऑफ डिजीज है। आपने पढ़ा है जेनेटिकल डिसऑर्डर में कि आपके जेनेटिकल डिसऑर्डर 4 कैटेगरी में हो सकते हैं। सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं, ऑटोसोम्स हो सकते हैं, रिसेसिव हो सकते हैं और डोमिनेंट हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जेनेटिकल डिसऑर्डर जो होते हैं वो रिसेसिव केस में पाए जाते हैं। राइट, तब जाकर के ये आपको ये जेनेटिकल डिसऑर्डर के जो दिखाने वाले डिजीज होते हैं वो आपको दिखते हैं कि जब उनका दोनों का दोनों जीन्स क्या होगा, म्यूटेटेड फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि आरबी जो जीन होते हैं वो लोकेट करता है 13th क्यू पे, मीन्स 13वें नंबर क्रोमोसोम से पाया जाता है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स के क्यू एंड पी आर्म होते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए अगर आपका ये सेंट्रोमियर है तो ये आपका सपोज कीजिए इस तरीके से आर्म्स हैं और इसके बाद आपका ये इस तरीके से, राइट। तो जब आपका क्रोमोसोम्स पूरी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो उसके आर्म्स को डिवाइड करते हैं, एक लॉन्ग आर्म्स बोलते हैं और एक शॉर्ट आर्म बोलते हैं। तो ये जो क्यू वाला लेटर होता है वो बताता है किसको है, शॉर्ट को, और पी वाला बताता है किसको, आपको लार्ज को। तो क्यू का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि क्रोमोसोम नंबर 13 के क्यू वाले रीजन पे पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स पे ये जीन है आपका, दैट इज द आरबी जीन्स। सो क्यू रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट आर्म को क्रोमोसोम्स के, और आपका जो पी होता है शॉर्ट आर्म को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि लार्ज वाले को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, दैट इज द पी से। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए क्योंकि अभी आगे आएगा तो वहाँ पे आपको पी भी देखने को मिलेगा। तो पी का मतलब ये लार्ज वाला और क्यू का मतलब ये शॉर्ट वाला। तो आरबी जो जीन की लोकेशंस है वो क्रोमोसोम नंबर 13 के क्यू आर्म पे, मीन्स छोटे वाले आर्म पे पाया जाता है। और ये आपका जो एक 180 kb का आपका ये डीएनए का सेगमेंट होता है, मीन्स आपका ये जो लेंथ होती है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है। मान लीजिए आपका ये डीएनए है, इसका ये सीक्वेंस है और इसकी जो लेंथ है आपकी वो कितनी है, दैट इज 180 kb का, ओके, किलो बेस पेयर का। और ये जो कोड करता है mRNA का, उस mRNA से मतलब जो उस डीएनए से बनने वाला आपका RNA होगा वो 4.7 kb का mRNA बनेगा। और इस mRNA से जो आपकी प्रोटीन्स बनती है वो 928 अमीनो एसिड क्या करता है, ये कोड करता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हो सकता है आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकें। तो आपसे जो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है वो ये कि कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम से पाया जाता है। तो यहाँ पे क्यू और पी आपको देख करके परेशान कर सकता है, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर क्यू लिखा होगा इसका मतलब होता है शॉर्ट आर्म, और अगर पी लिखा होगा इसका मतलब होता है लार्ज आर्म। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो आपके रेटिनोब्लास्टोमा जीन के लिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आरबी जीन्स के लिए, और ये डिजीज़ क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आई के रेटिना में अगर कोई कैंसर हो जाएगा तो उसे आप रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं। ये जनरली 5 ईयर से कम के चाइल्ड में, मीन्स बच्चे में पाया जाता है। और इस डिजीज़ को होने के लिए डबल म्यूटेशंस की, मीन्स डबल हिट की क्या होती है, ज़रूरत होती है। दोनों ही जीन से म्यूटेशंस होने की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर के ये डिजीज़ आपकी हो पाती है। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है इस फिगर से, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल मान लीजिए आपका ये सेल्स है और इस सेल्स में आपके क्या है, दोनों ये क्रोमोसोम्स हैं, और इस क्रोमोसोम्स पे क्या है आपका ये आरबी जीन है। तो नॉर्मल कंडीशन से मान लीजिए आपका ये रेटिना वाली सेल्स है, रेटिना सेल्स के क्रोमोसोम्स को आपको दिखाया जा रहा है। तो नॉर्मल सेल आपका ग्रोथ हो रहा है, नॉर्मल सेल आपकी ये ग्रोथ हो गई। मान लीजिए कि किसी कंडीशन से, किसी वजह से एक जीन में क्या होगा आपका ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस हो गया। तो इस म्यूटेशंस की वजह से अभी भी आपका ये सेल्स क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये ग्रोथ का कंट्रोल जो होगा वो आपका लॉस कर जाएगा, लेकिन अभी भी इसमें आपको आरबी जीन दिखाई नहीं देगी।
तब दिखाई देगी जब आपका ये जो एक जीन पहले से ही आपका अफेक्टेड था और दूसरी वाली जो जीन थी आपकी वो नॉर्मल थी, अब इस वाले फेज में मीन्स इस वाले डीएनए में भी क्या हो जाए आपका म्यूटेशन अगर हो जाएगा, तब जाकर के ये आपका जो जीन मीन्स जो होगा वो पूरी तरीके से अपना कंट्रोल, जो ग्रोथ का कंट्रोल होगा वो लॉस कर जाएगा और उसके बाद अब आपको रेटिनोब्लास्टोमा मीन्स डिजीज दिखाई देना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये दिखाया गया कि ये फर्स्ट हिट है और ये क्या आपका सेकंड हिट है। तो दोनों ही जीन्स में जब तक म्यूटेशन नहीं होंगे तब तक आपका ये डिजीज नहीं होगा और ये डिजीज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो स्पोरेडिक जो होती है मीन्स आपके नॉन फेमिलियर होती है वो 60% होती है, जबकि आपका जो फेमिलियर होती है वो कितना होता है 40% होता है। सो मैक्सिमम केसेस में इंडिविजुअल्स के मतलब बच्चे के अपने ही लाइफ में आपका क्या होता है ये म्यूटेशंस हो जाते हैं और उसकी वजह से आपका क्या होता है ये रेटिनोब्लास्टोमा डिजीज होती है और ये होने के जो चांसेस दिखाई देते हैं वो लगभग 5 ईयर से कम के बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये एक रेटिना का कैंसर था जिसको आपने आरबी के नाम से पढ़ा या रेटिनोब्लास्टोमा के नाम से पढ़ा। आपने देखा कि हाँ यहाँ पे कैसे होता है और रोल आपका आरबी जीन का क्या होता है ये अब इंपॉर्टेंट हो जाए। आपने ये तो जान लिया कि ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, करेगा क्या और किस तरीके से ये कंट्रोल करता है, यहाँ आपको देखना है। तो ये सेल साइकिल का जो आपका ये जो फेज होता है मीन्स चेक जो पॉइंट होते हैं इस पे ये कंट्रोल करने का क्या करता है काम करता है। मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व होगा ये सेल साइकिल के इस चेक पॉइंट पे ताकि आपका जो सेल का ग्रोथ हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। राइट, नॉर्मल मैकेनिज्म आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि क्या है कि नॉर्मल कंडीशंस में ये जो इलांगेशन मीन्स ये आपका एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसका नाम है E2F और ये क्या है आपका आरबी जीन है। राइट, दोनों ये जब नॉर्मल सेल्स आपकी होती है तो उस कंडीशंस में ये कैसे होते हैं अनफॉस्फोराइलेटेड, कैसे होते हैं अनफॉस्फोराइलेटेड, मतलब इनमें कोई फॉस्फोराइलेशन आपका नहीं हुआ है। राइट, तो उस कंडीशंस में ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं बाइंड कर जाते हैं। जब आपके आरबी जीन और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये दोनों अगर आपके क्या होंगे नॉन फॉस्फोराइलेटेड या अनफॉस्फोराइलेटेड होंगे तो उस कंडीशंस में दोनों क्या करेंगे बाइंड किए रहते हैं। ये बाइंड जब कर जाता है तो ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है वो आरबी जीन के परसेंटेज को क्या करता है मैनेज करने का काम करता है, मतलब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब आपका डीएनए डैमेज होने लगता है तो उस कंडीशंस पे इन दोनों मायोटीज का क्या होता है आपका फॉस्फोराइलेशन होना शुरू हो जाता है। जब फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो ये आपका बाइंड इससे नहीं कर पाता है। आपका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका फॉस्फोराइलेटेड आरबी जीन है और ये दोनों आपके क्या होंगे अलग हो जाएंगे। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है वो अलग होने के बाद जा करके आपका कहाँ पे इलांगेशन फैक्टर मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर वो मूव करेगा न्यूक्लियस में और वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है स्टार्ट करता है मीन्स इंड्यूस करना शुरू कर देता है और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये जो प्रोटीन्स आपके बनते हैं वो सेल साइकिल के प्रोग्रेशन में क्या करते हैं हेल्प करते हैं। तो आरबी जो जीन होती है वो आपकी एक तरीके से कंट्रोल्ड फॉर्म में जीन्स को मींस सेल्स को डिवाइड करने में क्या करता है हेल्प करता है। नॉर्मल कंडीशंस में आरबी जीन्स क्या होगा E2F फैक्टर जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है उससे बाइंड किया रहता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब आपके डीएनए डैमेज होते हैं तो वो सिग्नल मिलता है, तब जाकर के यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है। फॉस्फोराइलेशन हो जाने के बाद आपका आरबी जीन अलग हो जाता है, इलांगेशन फैक्टर जो ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर होता है वो अलग हो जाता है। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जब फ्री फॉर्म में होगा तो जाकर के न्यूक्लियस में जाकर के इंड्यूस करता है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को मीन्स ट्रांसक्रिप्शन को और उसके ट्रांसक्रिप्शन से बनने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपके सेल साइकिल में क्या करते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं मीन्स रोल को प्ले कर देते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करता है कंट्रोल फॉर्म में सेल को डिवाइड करने में क्या करता है रोल प्ले करेगा। और यही अगर आपके आरबी जीन से म्यूटेशंस हो जाता है, सपोज कीजिए कि यहाँ से प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मतलब ये प्रॉब्लम कब आएगा जब आपका अगर आरबी जीन्स में क्या होगा आपका ये म्यूटेशंस होगा। तो ये जो म्यूटेशंस होंगे अगर हो जाएगा तो ये आपका इलांगेशन फैक्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर ये बाइंड नहीं करेगा तो ये हमेशा क्या रहेगा फ्री फॉर्म में रहेगा और हमेशा अगर फ्री फॉर्म में रहेगा तो ये ट्रांसक्रिप्शंस कराएगा और ट्रांसक्रिप्शंस करने के बाद यहाँ पे प्रोटीन्स बनेंगे और ये प्रोटीन्स हमेशा सेल साइकिल क्या करते चलाता रहेगा। मतलब सेल आपकी प्रॉपर तरीके से हमेशा कंटिन्यूसली क्या कर रही ग्रोथ ही करती रह जाएगी। तो उस कंडीशंस में आपका क्या होगा सेल अनकंट्रोल जब ग्रोथ करेगा तो क्या हो जाएगा कैंसरस सेल्स हो जाता है। तो यहाँ पे जरूरत है कि उसको कंट्रोल फॉर्म में किया जाए, तो जिसके लिए आरबी जो जीन होती है वो इस फैक्टर को बाइंड करके रखता है। तो आरबी जीन्स में अगर म्यूटेशंस हो जाएगा तो वो इस फैक्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा और ये फैक्टर अगर बाइंड फॉर्म में नहीं रहेगा तो हमेशा प्रोटीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा जो कि कंटिन्यूसली सेल को क्या करेगा प्रोलिफरेट कराता रह जाएगा और उसी को हम बोलते हैं दैट इज अ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। तो होपफुली कि ये आरबी जीन का जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा और रेटिनोब्लास्टोमा कैसे होगा ये भी आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। अब हम लोग आगे मूव करेंगे नेक्स्ट जीन पे जिसका नाम है T53। इसको आप पापा ऑफ जीन के नाम से जानते हैं मीन्स फादर ऑफ ऑल जीन के नाम से भी जाना जाता है T53 के नाम से। यहाँ पे
इसका मतलब होता है ट्यूमर सप्रेसर के नाम से बोलते हैं इसको, प्रोटीन है ये। और 53 इसका किलो डाल्टन बेस पेयर होता है, मतलब बेस होता है, उसके नाम से ये दिया गया है। चूंकि ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, सारे जीन्स के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है, दैट इज वाई इसको फादर ऑफ जीन के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो कभी कभी आपसे टेक्निकल एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ जीन किसको बोलते हैं, तो आप इसको याद रखिए कि T53 जो होता है सभी जीन्स का क्या है, फादर है। ये भी आपका एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, मतलब ये भी आपको कैंसर से बचाने का क्या करेगा, काम करेगा। यहाँ पे भी अगर म्यूटेशंस हो जाएंगे तो कैंसर होना शुरू हो जाता है। ये आपका देखिए क्या है, लोकेटेड है 17 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के पी आर्म पे। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया पी और की का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपने देखा कि अगर क्यू होगा तो क्या होगा, पी होगा तो क्या होगा। क्यू के लिए आपका छोटा और पी के लिए क्या होगा, आपका बड़ा। ओके, तो ये 17 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के लार्ज वाले आर्म्स पे पाया जाता है, ये आपका P53 जीन। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, मतलब इनसे जो जीन प्रोटीन्स बनेंगे वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मल सेल्स में ये आपका एक प्रोटीन होता है MDM, जो कि P53 से क्या किया रहता है, बाइंड किया रहता है। और इसके बाइंडिंग से, मतलब MDM के बाइंडिंग हो जाने की वजह से ये 53 का जो जीन का लेवल होता है वो नॉर्मल सेल्स में हमेशा मेंटेन फॉर्म में रहता है, मतलब बढ़ने ये नहीं देता है, मतलब एक तरीके से डिग्रेडेशन का भी काम करता है, राइट। लेकिन जब MDM आपका प्रोटीन से बाइंड नहीं कर पाएगा, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखिए, इन नॉर्मल सेल्स बोथ MDM एंड PM आर द अनफॉस्फोरिलेटेड। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अनफॉस्फोरिलेटेड होते हैं। और अनफॉस्फोरिलेटेड होने की वजह से ये दूसरे से क्या करते हैं, बाइंड कर पाते हैं। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो उनकी बाइंडिंग एफिनिटी क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो जब ये बाइंड नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अनफॉस्फोराइलेटेड जो पार्ट होता है, मीन्स जो आपका फेज होता है, ये अलाउ करता है एक दूसरे से बाइंड करने के, तो ये आपस में एक दूसरे से बाइंड कर जाते हैं। और लेकिन ये आपका कंडीशन था नॉर्मल का, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आपके क्या होंगे कि ये MDM प्रोटीन है और ये आपका P53 प्रोटीन है, दोनों कैसे हैं, अनफॉस्फोराइलेटेड है, आपस में क्या करेंगे, बाइंड कर जाते हैं, इस तरीके से बाइंडेड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन तब जब DNA आपका डैमेज होगा, उस कंडीशंस में क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा दोनों प्रोटीन्स का, मतलब इनका भी और इनका भी। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में फॉस्फोराइलेशन को आप ऐसे दिखाते हैं कि यहाँ पे ये एक्टिव हो गए। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व होने वाले जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक्टिव करने का क्या करता है, काम करता है। तो फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो क्या होगा, तो फॉस्फोराइलेशन होने से यही होगा। यहाँ पे जो आपको फिगर में दिख रहा है, ये इस तरीके से इसको समझ लेते हैं। तो जब DNA आपका पूरा डैमेज होगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन में MDM2 प्रोटीन्स और P53 क्या हुआ, आपका बाइंड किया हुआ है। और जब आपका सेल का डैमेज होगा तो इनका क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद ये MDM और P53 बाइंड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, 53 प्रोटीन जो जीन होगी वो अब एक्टिवेट होगी। और ये बेसिकली एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे P21 प्रोटीन्स को क्या करती है, बनाने का काम किया। P22 प्रोटीन्स को क्या करती है, बनाती है, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करता है। और सब के सब जो पाथवे होते हैं वो फिर से मतलब एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि सेल साइकिल जो होगा वो अरेस्ट हो जाएगा और इसके बाद आपका DNA रिपेयर चलेगा और फिर सेल साइकिल फिर से क्या होगी, आपकी रीस्टार्ट हो जाएगी। तो नॉर्मल कंडीशंस में T53 जीन्स आपके ये सारे काम करते हैं, जिसकी वजह से आपका सेल एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्या हो करता रहे, मीन्स एपोप्टोसिस को प्रमोट करेगा, सेल साइकिल को अरेस्ट करेगा, फिर से उसको रीस्टार्ट कराएगा और उनकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, मेंटेन करने का काम करता है। कौन, T53 जीन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 53 जीन से MDM से जब आपका ये अलग हो जाएगा तो 53 जीन्स क्या क्या कर सकता है, ये P21 प्रोटीन्स को कोड किया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि एपोप्टोसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आपका सेल साइकिल को अरेस्ट करने का काम करेगा और ये प्रोलिफरेशन में काम करते हैं। तो इस तरीके से जो आपका T53 जीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये सेल्स को एक रेगुलेट करने का क्या करता है, काम करता है नॉर्मल कंडीशंस में। अगर अब इस जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशंस हो जाएगा, तो जितने भी एक्टिविटी ये परफॉर्म कर रहा था वो सारी एक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पे अब लॉस हो जाएगी। मतलब ना तो सेल आपका जीवन फेज में अरेस्ट होगा, ना वहाँ पे एपोप्टोसिस होगी, ना वहाँ पे प्रोलिफरेशंस होंगे, मतलब कंट्रोल फॉर्म में। तो आपका पूरा का पूरा क्या होगा, अनकंट्रोल तरीके से सेल्स क्या करेगा, डिवाइड करना शुरू कर देगा। तो उसी अनकंट्रोल कंडीशंस को आप क्या बोलेंगे, दैट इज द कैंसर्स के नाम से जानते हैं। तो चूंकि ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, दैट इज वाई ये उन सारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का काम करता है, जिसकी वजह से सेल आपका कंट्रोल तरीके से क्या करे, ग्रोथ करे। तो कैसे करेगा, इसके लिए जो मैकेनिज्म था वो आपको यहाँ पे दिखा दिया गया।
आपका जो टी आरबी जो जीन था उसके लिए वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड करता था। T53 के लिए जो है यहाँ पे आपका MDM2 प्रोटीन होती है जो कि उससे बाइंड करता है। नॉर्मल कंडीशंस पे दोनों बाइंड हुए रहते हैं। जब आपका डीएनए डैमेज होता है तो वहाँ पे सिग्नल मिलते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों प्रोटीन्स का क्या होता है, फॉस्फोराइलेशंस होना शुरू हो जाता है, और फॉस्फोराइलेट होने के बाद ये डिसोसिएट हो जाते हैं, और तब जाकर के वेरियस अदर कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करने का काम करेंगे। और वो अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग मैकेनिज्म में, अलग अलग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके सेल्स को एक ऑर्गेनाइज वे में क्या करते हैं, ग्रोथ कराने का, रोल प्ले मीन्स परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो T53 जीन्स है या आरबी जीन्स है उनका क्या रोल होता है, और कैंसर कॉज करने में इनका कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, और अगर इनमें कोई म्यूटेशन अगर हो जाएगा तो कैसे कैंसर आपका हो सकता है। तो होपफुली कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आपको बिनाइन ट्यूमर्स और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के कुछ डिफरेंसेस दे रखा है कि मेलिग्नेंट जो ट्यूमर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, फास्ट ग्रोइंग होते हैं। इन्वेसिव का मतलब होता है कि बगल वाले सेल्स को अटैक करना, मीन्स अगर ये कैंसर सेल्स होती हैं तो यहाँ वाले सेल्स को भी ये क्या करेगा, अटैक करके खराब कर देगा। जबकि ये जो आपके ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो उनको, इनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, नॉन इन्वेसिव होते हैं, राइट। तो इन वाले सेल्स को अगर ये खराब करने की प्रॉपर्टी अगर रखता है साइड वाले सेल्स को, तो उसको आप इन्वेजन इन नेचर के नाम से जानते हैं। तो ये मेरिनियन जो ट्यूमर होता है ये हमारे लिए खतरनाक है। ये ऐसा है जो कि नॉर्मल में ट्यूमर तो बना रहेगा लेकिन इनएक्टिव फेज में पड़े रहते हैं, और पोरली डिफरेंशिएटेड होते हैं। मेटास्टेटिस की प्रोसेस होती है। मेटास्टेटिस का मतलब ये हुआ कि एक लोकेशन पे अगर आपका कैंसर सेल्स यहाँ पे बना हुआ था, यहाँ के सारे सेल्स को खराब करेगा, फिर यहाँ से स्विच कर जाएगा, फिर दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जाएगा। तो माइग्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती है इसे आप मेटास्टेटिस के नाम से जानते हैं। ओके, सो ये आपके डिफरेंसेस थे बेनाइन ट्यूमर्स में और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में। इनका आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ऑर्गेनाइज वे में तरीके से ऐसे आपके मास बन जाते हैं, जबकि यहाँ पे ये मूव ऑन करते रहते हैं, मीन्स आगे की तरफ स्प्रेड आउट होते रहते हैं। तो स्प्रेडिंग की जो प्रॉपर्टी है वो बिनाइन मेलिग्नेंट ट्यूमर में पाई जाती है, जबकि आपका इस वाले ट्यूमर में नहीं पाया जाएगा, मीन्स बिनाइन ट्यूमर में। तो ये आपके लिए क्या है, मतलब हार्मफुल नहीं होता है, और ये आपके लिए क्या है, हार्मफुल है। मतलब जितने भी कैंसर्स हो रहे हैं वो उनका जो टाइप है ट्यूमर का कैसा है, दैट इज अ मेलिग्नेंट ट्यूमर है। तो इस तरीके से आपका जो कैंसर था वो पूरा आपका खत्म हुआ। आपने देखा कि कैंसर किस तरीके से हो सकता है, कैंसर क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, नॉर्मल सेल्स से कैसे कैंसर डिफर हो सकता है, कौन कौन से जीन है जो कि कैंसर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या उनका रोल होता है, राइट। तो होपफुली कि आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग मूव करेंगे हार्मोन्स की तरफ से, और देखेंगे कि हाँ, क्या पूछा आपने, बिनाइन जो ट्यूमर है। नहीं, ऐसा अभी तक केस देखा नहीं गया। जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो जब मतलब वो इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है उसके साथ में वो खत्म होते हैं, मतलब इन सेल्स में कोई फर्दर ग्रोथ नहीं होती है। ये एक जगह पे स्टे रहते हैं, ये जहाँ पे रहेंगे वहीं पे आपके क्या होते हैं, लोकलाइज्ड रह जाते हैं, उनका कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, कोई फैक्टर का इन द सेंस कि उसी टाइम पे मतलब वही जो मेलिग्नेंट मतलब बिनाइन ट्यूमर है वो मेलिग्नेंट बन सकता है कि नहीं। नहीं, तो ये ऐसा नहीं होता। जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो नॉर्मल कंडीशंस में आपके बिनाइन ट्यूमर के फॉर्म में ही रह जाते हैं। मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होते हैं उनका एक अलग रोल होता है। ये वाले जो ट्यूमर्स होंगे उनका इसमें कन्वर्जन होने के लिए कोई फैक्टर ऐसा रिपोर्टेड नहीं है कि हाँ कोई फैक्टर ऐसा मिल जाए जिससे कि बिनाइन जो ट्यूमर्स हैं वो मैलिग्नेंट में बन जाए। आगे अगर फ्यूचर में कुछ डिस्कवरी अगर हो जाए तो अलग बात है, बट राइट नाउ अभी यही है कि बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं उनका कन्वर्जन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में ऐसा नहीं हो पाता है, और वो हमेशा हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का हार्मोन्स के बारे में, और ये थोड़ा सा आपका फिजियोलॉजी का पोर्शन रहेगा। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हार्मोन्स की प्रॉपर्टी को और हार्मोन्स के एक्शन मैकेनिज्म को। आपकी बॉडी में जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके जो हार्मोन्स हैं वो आपको पढ़ने नहीं है। मैकेनिज्म के बारे में चूंकि आपके सिलेबस में दे रखा है पढ़ने के लिए, तो हार्मोन्स का जो आपका फंक्शन है और जो कौन कौन से ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं ये आपसे पूछने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर पूछा जाएगा तो इसे आप लोग खुद से कवर करेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को हार्मोन्स का पूरा वर्किंग मैकेनिज्म बताऊंगा, और इसके साथ साथ आपको हार्मोन्स की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डील करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं। ये सिंपल एक ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके बॉडी में सिग्नल मॉलिक्यूल के क्या करते हैं, काम करते हैं। हाँ हाँ, ये आपका जो इसमें दे रखा है, अभी जो टॉपिक हम लोगों ने डील किया था जेनेटिक्स वाले में।
नहीं, जेनेटिक्स ऑफ कैंसर के बाद आपका हार्मोन्स भी दे रखा है, हार्मोन्स एंड देयर रिसेप्टर्स। शायद मेरे ख्याल से जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले में, प्रोटीन इंजीनियरिंग वाले में पोर्शन में होगा, या फिर आपका ये उस वाले में आरडीटी, शायद मेरे ख्याल से, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये पोर्शन आपको दिया हुआ है। और है ना? हाँ, तो वही आपसे यहाँ से हार्मोन्स का जो मैकेनिज़्म होता है वो पूछा जाता है, और किस तरीके से वो काम करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं आपके अलग-अलग एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले, उनका ग्लैंड का कोई ऐसा नाम नहीं दे रखा है। तो हम लोग हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके मैकेनिज़्म के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। किसमें दे रखा है? प्रोटीन इंजीनियरिंग में। ओके। तो वैसे भी आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि टाइम कितना शॉर्टेज है, कि जो चीज़ पढ़ाएँगे वो आपके सिलेबस का ही होगा। सिलेबस से बाहर पढ़ाने का टाइम अभी नहीं है ना? तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। यहाँ पे जो भी चीज़ आपको डिलीवर की जाएगी वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, और अननेसेसरी ना टाइम आपके पास है, ना मेरे पास है। तो चीज़ें जो भी होंगी आपके सिलेबस के विदिन में होंगी, ठीक है? ओके, सो हार्मोन्स को लेकर के सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। आपके बॉडी में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होता है, लो कंसंट्रेशंस पे ये काम करते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। इनका काम जनरली यही होता है कि किसी भी स्टिमुलाई को मिलने के बाद आपकी बॉडी पे कुछ एक एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटी के लिए आपका जो बॉडी रिस्पॉन्स करता है, उन्हीं रिस्पॉन्स को मैसेज के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाकर के उसको एक्ट करने के लिए जिन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, उसे आप हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। सो हार्मोन्स बेसिकली मैसेंजर का काम करते हैं, मीन्स मैसेज जो कि आपको किसी सेंसेशन, किसी स्टिमुलाई के थ्रू आपकी बॉडी ने रिसीव किया हुआ है, वो बॉडी रिसीव करने के बाद उसके बाद कुछ एक्ट करती है। उसी एक्ट के एक्शंस की वजह से आपके हार्मोन्स बॉडी में क्या होते हैं, बनते हैं। ये वंस इन अ टाइम बनते हैं, मीन्स आपका जब एक्शंस, मतलब कोई स्टिमुलाई आपको मिलेगी तो आपके हार्मोन्स बॉडी में बनेंगे। जैसे ही इनका काम टास्क फिनिश होगा, फिर से क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, आपकी बॉडी में हमेशा पाए नहीं जाते हैं। कोई भी ग्लैंड होगी वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या होती है, एक्टिवेट होती है, और उससे आपके अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं। जैसे ही उनका काम फिनिश होगा, वैसे ही काम आपका वो मतलब हार्मोन्स क्या होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल एफ के नाम से एक हार्मोन्स होता है, उसको नाम बोलते हैं ट्रिपल एफ। कौन से हार्मोन्स को बोलते हैं? हाँ जी, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, नाम सुना है? जी हाँ। तो सपोज कीजिए कि अगर ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में तब बन रहा है जब आपको पीछे से किसी कुत्ते ने क्या किया, भौंकना शुरू किया, और आपको, आपने सांप देख लिया, ठीक है? आपको अचानक से बहुत डर लग गया, और आपकी बॉडी में उस टाइम पे ये हार्मोन्स बना जिसकी वजह से आप भागना शुरू कर दिए। शायद उतनी तेज़ से आप कभी भागे नहीं होंगे, जितना तेज़ से अगर आपको कोई कुत्ता पीछे से गली में रात में दौड़ा ले और आपको सांप दिख जाए, आप इतनी तेज़ी से भागेंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, राइट? तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में क्या बना, वो सेंसेशन आपको मिला डर का। आपके जैसे ही आपने सांप को देखा मूव करते हुए, या कुत्ते को देखा, अपने गली में कोई है नहीं, आप अकेले जा रहे हो, पीछे से कुत्ता भौं-भौं करना शुरू कर दिया है। आपकी बॉडी को सेंसेशन मिला उस बार्किंग का, और फिर आपकी बॉडी ने हार्मोन्स को बनाया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू किया, बहुत तेज़-तेज़ या तो चलना शुरू कर दिए, या तो फिर बहुत तेज़ भागना शुरू कर दिए। तो जैसे ही आप उस सेफ ज़ोन में आ जाते हैं, आपकी बॉडी खुद से क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है। दैट मीन्स व्हाट, उस हार्मोन्स का जो इम्पैक्ट था आपकी बॉडी में, वो अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा होता है। तो इमेजिन कीजिए कि अगर ये हार्मोन्स आपके एक बार बनते और कंटिन्यूअसली ये चलते रहते तो क्या होता? आप कंटिन्यूअसली भागते ही रहते अगर एक बार आपने भागना शुरू किया है तो, है ना? तो इस तरीके से आपको ये समझना होगा कि जो हार्मोन्स होते हैं वो एक बार आपके ज़रूरत पड़ने पे बनते हैं, जैसे इनका टास्क पूरा होता है वो फिर से क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, और ये बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, और बहुत कम कॉन्सेंट्रेशंस पे क्या करते हैं, काम करते हैं। इनका प्रॉपर्टी क्या-क्या हो सकता है हार्मोन्स मॉलिक्यूल्स का, देख लेते हैं यहाँ पे। दे हैव अ लो मॉलिक्यूलर वेट, बहुत कम साइज़ के होते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से इनको मूवमेंट करने में आसानी होता है, कहीं पे भी पास आउट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये हमेशा लो कंसंट्रेशंस पे काम करते हैं, मतलब इनको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंसंट्रेशन अगर इनका बहुत कम रहेगा, उस कंसंट्रेशंस पे भी ये अच्छे तरीके से काम कर जाते हैं।
और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, दैट इज़ वाई ये ब्लड के थ्रू, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको, उनके जो मटेरियल्स होते हैं, सपोज अगर आपका कोई ग्लैंड है और यहाँ से कोई अगर आपका हार्मोन्स निकला है तो ये आर्टरी से होकर के ब्लड स्ट्रीम में आता है और ये ब्लड स्ट्रीम से फ्लो करता हुआ आपका फिर से ये टारगेट ऑर्गन पे क्या करेगा, जाकर के काम करेगा। तो इन ऐसे ग्लैंड जो कि जिनके लिए जिनके मटेरियल्स को या जिनके सेक्रेटरी प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए ब्लड स्ट्रीम का फ्लो का सहारा लेना पड़ता है, उसे आप इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। आपकी बॉडी में वैसे 3 तरह के ग्लैंड पाई जाती हैं। एक आपका पाया जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड और आपका दूसरा पाया जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और तीसरा पाया जाता है मिक्स ग्लैंड। ओके, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, आपके हार्मोन्स बनाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपके वो होते हैं जो कि आपके एंजाइम्स बनाते हैं और मिक्स ग्लैंड वो होते हैं जो कि बोथ बनाते हैं। तो कोई मिक्स ग्लैंड का एग्जांपल बताइए आप लोग अपनी बॉडी में। पैंक्रियास, वेरी गुड। पैंक्रियाज आपका दोनों काम करता है, ये हार्मोन्स भी बनाएगा लाइक एज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन और आपका एंजाइम भी बनाएगा जो कि डाइजेशन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करने के काम करते हैं। सो एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली वो होंगे जो कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स बनाने का काम करता है, लाइक एज पिट्यूटरी है, एड्रिनल है, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन आपके ऑर्गन्स या ग्लैंड वो होंगे जो कि आपके एंजाइम्स बनाने का काम करते हैं, लाइक एज लीवर हो गया, ये आपका एंजाइम बनाता है। आपके स्टमक हो गए, ये भी आपका क्या है, एक तरीके का एंजाइम बनाता है। तो ये सब आपके एक्सोक्राइन की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि ये जो हार्मोन्स जिनका जो होते हैं वो ज़्यादातर केसेस में क्या है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, राइट। तो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से इनका फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लड में मैक्सिमम आपका क्या है, प्लाज्मा पाया जाता है और प्लाज्मा में आपका 99% क्या होता है, वाटर होता है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी इस ब्लड में क्या होती है, बहुत अच्छे तरीके से हो पाती है। इसकी वजह से मूव कर जाते हैं और आसानी से कोई दिक्कत इनको नहीं होता है। तो लो मोलिकुलर वेट होंगे, लो कंसंट्रेशन में काम करेंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे और इस तरीके से क्या होंगे, नॉन एंटीजेनिक होते हैं, मतलब इनसे कोई आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा, इसके खिलाफ में कोई एंटीबॉडी नहीं बनते हैं। आफ्टर देयर फंक्शन इज ओवर दे आर रेडली डिस्ट्रॉयड, जैसा इनका फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो फिर से क्या होंगे, अपने नष्ट मतलब खत्म हो जाते हैं और उनके जो इफेक्ट होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। और एंडोक्राइन सेल्स क्या होती है, हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का क्या मीन होगा ये मैंने आपको बता दिया। और केमिकल जो नेचर हो सकता है हार्मोन्स का वो क्या क्या हो सकता है, ब्रॉडली आपके पूरे जो हार्मोन्स होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, प्रोटीन नेचर का और लिपिड नेचर का। सो ऐसे हार्मोन्स जो कि आपके प्रोटीन या प्रोटीन के डेरिवेटिव से, लाइक जो पेप्टाइड से, अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, उन सबको हम लोग क्लासीफाई किसमें करते हैं, दैट इज द प्रोटीन नेचर में। और ऐसे हार्मोन जो कि स्टेरॉयड नेचर के होते हैं, जिनका की कंपोजिशन आपका लिपिड और लिपिड डेरिवेटिव्स होता है, उनको आप लिपिड हार्मोन्स या स्टेरॉयड हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो आपका इनका नेचर क्या हो सकता है, प्रोटीन या पेप्टाइड हो सकता है, दूसरा आपका स्टेरॉयड के नाम से भी हो सकते हैं। सो जितने भी आपके सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको छोड़ करके, ये जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स होंगे उनका एग्जांपल क्या होगा, आपका सेक्स हार्मोन्स होगा, मेल और फीमेल दोनों। इसको छोड़ करके आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स बन रहे हैं उन सबका नेचर कैसा होगा, प्रोटीनियस होगा, चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड से बनती हो, चाहे वो किसी भी ग्लैंड से बनती, पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता हो, चाहे वो आपका एड्रिनल से बनता हो, कोई भी ग्लैंड जो बनाएगी उस ग्लैंड से बनने वाले जो हार्मोन्स होंगे वो क्या होंगे आपके, दैट इज द प्रोटीन नेचर के होंगे। आपके जो सेक्स हार्मोन्स होंगे, सेक्स ग्लैंड जो बनाएंगी वो सब आपके क्या होंगे, स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, मीन्स आपके लिपिड डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट। तो इन्हीं हार्मोन्स के नेचर पे आपका एग्जांपल यहाँ पे दिया जा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन। तो ये दोनों आपके क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कि फीमेल बॉडी में पाए जाते हैं, और ये आपका क्या है, मेल सेक्स हार्मोन्स होता है जो कि मेल बॉडी में पाया जाता है। सो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि हार्मोन्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है और क्या वो काम कर सकते हैं। तो आपने समझा यहाँ पे कि हार्मोन्स एक लो मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड होता है जो कि आपकी बॉडी में किसी सिग्नल को मिलने के बाद क्या होता है, वो बनता है और अपना काम को परफॉर्म करने के बाद फिर से क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इनको काम करने के लिए बहुत लो कंसंट्रेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। लो कंसंट्रेशंस पे दे आर वेरी इफेक्टिव एंड दे आर आल्सो वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, जस्ट लाइक एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट, जस्ट लाइक एंटीबॉडी एंड एंटीजेंस, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ, दैट इज द हार्मोन्स एंड आल्सो एंजाइम्स। हार्मोन्स जो होता है मतलब एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके रिएक्शंस के रेट को इंप्रूव करने का काम करते हैं, जबकि हार्मोन्स ऐसा कुछ भी नहीं करता है। और एंटीबॉडी जो होते हैं वो आपकी स्पेसिफिक किसी एंटीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं और किसी एक टास्क को पूरा करते हैं। तो बाइंडिंग पैटर्न जो होती है वो हार्मोन्स का सिमिलर होता है सिमिलर टू द एंजाइम्स एंड एंटीबॉडी का, लेकिन इनका रोल जो होगा वो अलग होता है। तो हार्मोन्स आपके स्पेसिफिक रोल को परफॉर्म करेंगे, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग हार्मोन्स आपके बनते हैं,
राइट। तो इनकी प्रॉपर्टी आपने देख लिया और इनके फंक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या फंक्शंस ये कर सकता है। मेटाबॉलिज्म करेगा, मतलब आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि जैसे थाइमस ग्लैंड से बनने वाले जो हार्मोन्स होते हैं थायराइड का, ये सब मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। और जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं आपके मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। डेवलपमेंटल एंड ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने वाले आपके ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। कंट्रोल करते हैं हंगर एंड थर्स्ट को, आपके जो भी भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, उनकी उनके लिए भी जो फीलिंग्स आपको जो अर्गनेस आती है वो भी आपका हार्मोन कंट्रोल होता है। आपकी बॉडी के टेम्परेचर्स को भी क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं और होम्योस्टेटिस मेंटेन करने का काम करते हैं। ये वर्ड जो है इसमें किसी को डाउट है होम्योस्टेटिस में या क्लियर है? अरे भाई पूछ रहा हूँ आप लोगों से। हाँ, मतलब कि आपके बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है और आपके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इन दोनों में क्या करना, एक तरीके का इक्विलिब्रियम बना करके रखना, उसे आप होम्योस्टैटिस के नाम से जानते हैं। सो इंटरनल मीन्स विद इन द बॉडी, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द बॉडी, जो टेम्परेचर्स मीन्स जो कंडीशंस हैं, उन दोनों को बैलेंस बना करने की प्रॉपर्टी को आप होम्योस्टैटिस के नाम से जानते हैं। और ये आपकी बॉडी में स्लीप एंड वेक का दोनों का क्या करते हैं, साइकिल को रेगुलेट करते हैं। कब आपको सोना, जैसे सपोज अगर आप सोने से पहले अपने दिमाग पे ये फिट कर लीजिए कि नहीं आज हमको 4 बजे दिन में, मतलब 4 बजे मॉर्निंग में उठ जाना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी नींद 4 बजे के आसपास में खुल जाती है। तो आपके बॉडी में बायोलॉजिकल जो क्लॉक होते हैं वो एक तरीके से हार्मोन से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। और मेंटल इमोशंस फंक्शंस को भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, कुछ लोग बहुत, उनके पास इमोशंस थोड़े कम होते हैं। तो ये आपके हार्मोन्स का ही एक लोचा है, जिनमें हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो मतलब उनका इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और एस्टैब्लिश एंड सस्टेनिंग सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शंस, तो इन सब में भी क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करने का काम करेगा। तो ये हार्मोन्स के कुछ डाइवर्स फंक्शंस थे आपकी बॉडी में जो कि आपने यहाँ पे देख लिया। सो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इनमें से आपने देखा कि सिर्फ ये वाले जो ग्लैंड्स हैं मीन्स आपके टेस्टिस जो कि मेल में है और ओवरीज जो कि आपके फीमेल में है, ये दोनों ऑर्गन्स आपके बनाएंगे सेक्स हार्मोन, जिसको छोड़ करके बाकी जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो सब क्या बना रहे हैं आपके, दैट इज द प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स को बनाएंगे। तो इनके लिए अलग मैकेनिज्म चलता है और इनके लिए अलग मैकेनिज्म चलता है। चूंकि आपका जो सेल्स का मेम्ब्रेन होता है उसका नेचर कैसा है, लिपिड का है, राइट। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स मीन्स ऐसे हार्मोन्स जो कि आपके लिपिड के बने हुए हैं, इनको यहाँ से ट्रांसफर होने में क्या होती है, प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये भी लिपिड है और इनका भी नेचर लिपिड है। तो लिपिड लिपिड चूंकि एक टाइप का मतलब नेचर हो जाता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलते हैं, लायोफिलिक के नाम से जानते हैं। तो हार्मोन्स वो जो कि आपके लिपिड के बने हुए होते हैं वो लायोफिलिक नेचर के माने जाते हैं, राइट। जबकि आपके जो प्रोटीन्स वाले हार्मोन्स होते हैं, मीन्स ये पी यहाँ पे प्रोटीन है, तो चूंकि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है और ये आपका लिपिड था, नेचर यहाँ पे क्या होता है, अलग होता है। तो इनका नेचर हाइड्रोफोबिक कैटेगरी में आता है, तो ये इस वाले मेम्ब्रेन से ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। सो जो प्रोटीन आपका प्रोटीन जो कि जो हार्मोन जो कि आपका प्रोटीन्स का मिलकर के बना हुआ होगा, चूंकि वो मेम्ब्रेन से डायरेक्टली आपका पास आउट नहीं हो सकता है, दैट इज वाई उनके पास आउट होने के लिए, उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल पे क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो कि आपके हार्मोन्स को बाइंड करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एरिया प्रोवाइड करते हैं, उनको आप रिसेप्टर्स या हार्मोन रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। और अगर ये सेल पे पाए जाएंगे तो इनको आप सेल सरफेस रिसेप्टर्स बोलते हैं। जबकि अगर ये साइटोप्लाज्म में कहीं पे पाया जाए या फिर आपका ये न्यूक्लियस पे पाया जाए तो उसे आप न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। तो आपके हार्मोन्स को काम करने के लिए दो तरीके का यहाँ पे मैकेनिज्म होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 क्या कहलाएगा, मतलब ग्रुप 1 आपका जो होगा वो प्रोटीन नेचर के होंगे। तो ग्रुप 1 में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, मीन्स जितने भी आपके ग्लैंड जो कि प्रोटीन वाले हार्मोन्स को बना रहे हैं, सेक्स हार्मोन्स को छोड़ करके बाकी सभी हार्मोन्स कैसे हैं, प्रोटीन नेचर के हैं। और ग्रुप 2 जो होगा वो क्या होगा आपका, दैट इज वो हार्मोन्स होंगे जिसमें आपका क्या आएगा, स्टेरॉयड हार्मोन्स आएंगे, राइट। तो ये यहाँ पे स्टेरॉयड हार्मोन्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इनके लिए जो मैकेनिज्म चलेगा वो क्या चलेगा कि इनके लिए सेल पे पहले क्या पाया जाएगा, ऐसे रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। तो हार्मोन्स पहले यहाँ पे क्या करेगा, करके बाइंड करेगा। इसके बाइंडिंग होने से यहाँ पे जो फंक्शंस क्या होंगे, ट्रिगर आउट होंगे, दूसरा कोई एक मॉलिक्यूल्स बनेगा, ये मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, फिर जाकर के ये एक्टिवेट करेगा, तब जाकर अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा। जबकि स्टेरॉयड टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे मीन्स हार्मोन्स होंगे, चूंकि इनका भी नेचर लिपिड का है, मेम्ब्रेन का भी नेचर क्या है आपका, लिपिड का है, दैट इज वाई ये आसानी से इसमें क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं। और इनके लिए जो
रिसेप्टर्स होते हैं वो इनसाइड द सेल्स पाए जाते हैं। मे बी आइदर ये साइटोप्लाज्म पाए जा सकते हैं और या तो आपके क्या होंगे न्यूक्लियस पे पाए जाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये न्यूक्लियस पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए जो रिसेप्टर्स होंगे वो इनसाइड द सेल्स पाए जाएंगे। प्रोटीन टाइप के जो हार्मोन्स होंगे उनके रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाएंगे, दैट इज द सेल के सरफेस पे पाए जाएंगे। तो इन्हीं के बेसिस पे आपको यहाँ पे मैकेनिज्म जो होता है हार्मोन्स का दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। कौन कौन सा है इसको आप यहाँ पे देख लीजिए। तो ये वाला जो क्लास है आपका किसके लिए, दैट इज द फर्स्ट वाले के लिए। मीन्स जैसा ऐसे प्रोटीन जो कि ऐसे हार्मोन जो कि कैसे हैं आपके प्रोटीन नेचर के बने हुए हैं, तो राइट। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स चूंकि यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगा, दैट इज वाई इनको यहाँ पे अपना फंक्शन दिखाने के लिए एक दूसरे अडाप्टर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, उसको आप रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। तो पहले ये रिसेप्टर क्या करेगा, बाइंड करेगा, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेस होंगे, रिस्पॉन्सेस होने के बाद यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे, जिसको आप सेकेंडरी मैसेंजर के नाम से जानते हैं। तो सेकेंडरी मैसेंजर का मतलब ये हुआ कि जो कि किसी एक स्टिमुलाई, किसी एक सेंसेशंस के मिलने के बाद आपके सेल्स में जो अल्ट्रेशंस हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, उनके बाद जो मॉलिक्यूल्स बनेगा उसे आप सेकेंडरी मैसेंजर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम, ये दोनों आपके क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल होते हैं। डैग भी आपका क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जाम्पल होता है। तो ये सब एग्जाम्पल कुछ आप याद रखिए। और ये जो सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और इन बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज से कोई फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होती है आपकी, परफॉर्म होती है। मतलब आपकी जो बॉडी में एक्टिविटी होने वाली है वो आपको दिखाई दे जाती है। तो इस तरीके से जितने भी हार्मोन्स आपके, चाहे वो पिट्यूटरी से बनाए जा रहे हो, थाइमस से बनाए जा रहे हो, थायराइड से बनाए जा, पेंक्रियास से बनाए जा रहे हैं, एड्रिनल से बनाए जा रहे हैं, थाइमस से बनाए जा रहे हैं, ये सब क्या होंगे, प्रोटीन नेचर के होंगे। तो इन सभी क्लास ऑफ हार्मोन्स के लिए आपका फर्स्ट वाला क्या होगा, मैकेनिज्म फॉलो होगा। इनके लिए रिसेप्टर्स क्या होंगे, सरफेस से पाए जाएंगे और ये सरफेस से बाइंड करेंगे, फिर आपका यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल बनेगा। ये सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल कोई बायोकेमिकल रिस्पॉन्स परफॉर्म करेगा और उस बायोकेमिकल रिएक्शन से आपका कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होगी, परफॉर्म्ड होगी। जबकि ऐसे हार्मोन्स जो कि आपके स्टेरॉयड नेचर के होंगे और उन हार्मोन्स के लिए आपके रिसेप्टर्स जो होंगे वो यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, डायरेक्टली आपका क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पर हार्मोन्स रिस्पॉन्सिव एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि आपके न्यूक्लियस के इनसाइड पे होते हैं। तो न्यूक्लियस से बाइंड करेगा और इनका काम होता है उस जीन के उस डीएनए पे जाकर के कहीं पे अपना इंट्रैक्शंस दिखाएंगे और उसकी वजह से जीन का एक्सप्रेशन करके कोई प्रोटीन बनाएंगे और प्रोटीन आपका क्या करेगा, कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। तो इस तरीके से हार्मोन्स जो होते हैं उनके काम करने का तरीका अलग अलग होता है, जस्ट बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर। So based on the chemical properties and chemical constituents, hormones can be classified into two categories. That is, the one is the proteins and another is the steroid. For the protein kind of a hormone molecules, there is a one mechanism for that. There is a cell surface receptors, right? Initially, hormones will bind to the cell surface receptors, and after that, they will convey a message in the form of a secondary messenger molecules, and secondary messenger molecules will trigger biochemical responses, and biochemical responses consequently perform a physiological activities, and that physiological activity will perform a दैट इज फंक्शंस वट एवर, जो भी सिचुएशंस रहेंगे उस टाइम पे। और इन द सेम वे आपका जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या करेंगे, कैन सिंस यहाँ पे स्टेरॉयड हार्मोन्स भी आपके क्या है, सेम काइंड के नेचर के होते हैं। मीन्स दैट दे आर द लिपिड इन नेचर एंड ऑल्सो membrane of the cells are also in the lipid nature, so that is why they can penetrate and they can enter easily inside the membrane, and so they can enter in the cells and they bind to the receptors which are present in the either in the cytoplasm or in the at the nucleus surface, right? सो वहाँ पे बाइंड करने के बाद फिर ये क्या करेंगे, डीएनए के एक्सप्रेशंस को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन्स बनते हैं और वो प्रोटीन्स आपके फंक्शन को क्या करेगा, परफॉर्म करने का काम करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स, कि किस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जो होते हैं हार्मोन्स के, वो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। हार्मोन्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ये आपने यहाँ पे देख लिया। सो आज का जो टास्क था हमारा वो कंप्लीट हुआ कि आपने यहाँ पे देखा कि कैंसर सेल्स कैसे होते हैं, कैंसर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं और हार्मोन्स कैसे अपना काम करता है और क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। ओके, सो जितना टाइम हमने मांगा था उतने टाइम के आसपास में आपका पूरा टॉपिक ये कवर हो गया है। और अब आप लोग जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि कल की क्लास में आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे, दैट इज सेल कल्चर पढ़ना चाहते हैं या फिर आपकी सेल बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। ओके, और भी लोग अपना अपना राय दे सकते हैं क्योंकि अभी आप लोगों को 8 बजे फिर से आना है, तो अभी कितना 6 बजने वाला है, 2 घंटे हो गया। ओके, ओके, ओके। सो मतलब
देखिए, चीज़ें अब जब थोड़ी-सी पढ़ी हुई होती हैं, तो वहाँ पे आपको टाइम कम लगता है। जैसा कि आप सब लोगों ने ये बताया कि वो चीज़ें थोड़ी-सी सभी लोगों की डल हैं, मतलब पढ़ी हुई नहीं हैं। तो डेफ़िनेटली नए-नए जब क टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब टर्म्स आते हैं, तो समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो टाइम तो लगेगा, लेकिन फिर भी कोशिश हम लोग करेंगे 4 से 5 लेक्चर में जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको समराइज़ हो जाए और आपको एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो जाए कि हाँ, एनिमल टिश्यू कल्चर और सेल टिश्यू कल्चर का क्या मेन एजेंडा है और किस तरीके से उसमें चीज़ें परफ़ॉर्म की जाती हैं, राइट? टाइम आज मान के चलिए कि आपका 5 तारीख हो गया है। अगर हम लोग सपोज़ 15 को टारगेट रख के चल रहे हैं, 15 तक आपकी क्लास पूरी बाइंड अप हो जाएगी। होपफुली उसके पहले आपका डेट भी आ जाएगा, तो कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम आपको चाहिए होगा खुद से सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो मैंने ये सोचा हुआ कि 15 फ़ेब तक आपकी क्लास चलेगी और इस 15 फ़ेब में मतलब हमारे पास अब 10 दिन का समय बचा हुआ है, राइट? तो अगर आप लोग प्लांट टिश्यू कल्चर स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 3 दिन तक क्लास चलेगी ही चलेगी। सो 3 डेज़ में कोशिश करेंगे आपका पूरा वो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो फिनिश हो जाएँ और कस्टमाइज़ हो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल बायोलॉजी पढ़ाएँगे ज़रूर, ये क्लियर है क्योंकि उसको उससे एग्ज़ाम्स में सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है? ठीक है फिर। ओके, सो अभी की क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं और फिर मिलते हैं 8 बजे की क्लास में, जैसा कि आप लोगों को नोटिस पहले से जा चुका है। ठीक है? ओके, ओके। मोस्ट वेलकम।